ये लड़ाई पिछली लड़ाई से कम तीव्र नहीं थी। वह अपनी मूल गति को बरकरार रखते हुए वापस जहाज पर कूद गया। स्टोन लेक में जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा ठीक थी, उन सभी ने लू चेंझोऊ की प्रतिभा को देखा था। नियमित कक्षा के छात्र पहले से ही उत्साह से उबल रहे थे। याओ चेंग इतना मजबूत है कि छहों में उसकी ताकत भी ऊपरी मध्यम श्रेणी में आती है। मुझे इतनी ताकतवर ईगल क्लॉ के हारने की उम्मीद नहीं थी। क्या लू चेंझोऊ पहले से ही 10वें रैंक पर हो सकता है? वह बहुत शक्तिशाली है, एक ज्ञानवर्धक शरीर है जो बाद में आने वालों को पीछे छोड़ देता है। सर्वोत्तम श्रेणी की जड़ की हड्डी को चुनौती देते हुए निम्न श्रेणी की जड़ की हड्डी के लिए एक मजबूत मोर्चा बनाना। जी जुआनटोग और क्विंटियन कांग अभिव्यक्तिहीन रहे। वे शुरू से ही जानते थे कि याओ चेंग उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रैंडमास्टर वू ने हल्के से सिर हिलाया। लू चेंझोऊ ने अच्छा प्रदर्शन किया और याओ चेंग ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो गई थी। यह अच्छी बात थी। याओ चेंग पानी से बाहर निकलने के बाद घर जाकर अपने पंच का अभ्यास करने के बजाय प्रतियोगिता देखना जारी रखा। वह यह देखना चाहता था कि लू चेंझोऊ फाइनल मैच तक पहुंच सकता है या नहीं। वांग होंगदाओ ने लू चेंझोऊ की ओर बढ़ते हुए युद्ध भाव से देखा। वह जानता था कि लू चेंझोऊ की ताकत अब उसे धमकाने के लिए काफी थी। आने वाली लड़ाइयों को उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। प्लेटफॉर्म पर जी फेयान लेपर्ड वुमन के आक्रमण के आगे लगातार पीछे हट रही थी। 9वें रैंक पर होने के कारण प्रतिभाशाली वर्ग के लोगों से उसका अंतर स्पष्ट था। हालांकि वह लू चेंझोऊ की तरह पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। लेपर्ड वुमन के गोल्डन लेपर्ड स्काई रीचिंग फिस्ट के बाद जी फेयान पानी में गिर पड़ी, लेकिन वह निराश नहीं हुई। उनकी क्षमता को देखते हुए शीर्ष 16 में जगह बनाना ही काफी अच्छा था। कम से कम उसने अगले साल की सुपर हिडन ड्रैगन रेस के लिए क्वालिफाई तो कर लिया। शे रुयू ने स्वर्गीय मकड़ी की रेशमी शक्ति का उपयोग करते हुए झो शिनकुन के विरुद्ध 30 चालों तक संघर्ष किया, लेकिन फिर वह पानी में गिर गई। शीर्ष 16 में उसका पहुंचना भी काफी हद तक भाग्य पर निर्भर था। उनकी असली ताकत शीर्ष 32 स्तर के आसपास थी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने जल्दी से स्नान किया और नए प्रशिक्षण कपड़े पहनकर जी शुवांतोग के साथ शेष मैच देखने के लिए दौड़ पड़े। जी फेयान ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, मैंने कैसा प्रदर्शन किया? जी जुआनटोग मुस्कुराए, इतना खराब भी नहीं। जी फेयान ने जवाब दिया, सच में काफी अच्छा था। लेपर्ड वुमन तो जीनियस क्लास की है और मैंने अपनी सामान्य क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। 200 मूव्स तक टिकी रही। इतना शर्माओ मत, जब तारीफ करनी हो तो करो। जी जुआनटोग ने सख्ती से कहा, मेरे साथ ऐसा मत करो। उन्होंने शी रुयू से कहा, शीर्ष 16 में जगह बनाना बहुत अच्छी बात है। शी रुयू मुस्कुराया, शुभकामनाएं, लेकिन मैं मुख्यालय जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करने से संतुष्ट हूँ। जी जुआनटोग ने कहा, हाँ, एक बार जब आप मुख्यालय पहुंच जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमेशा एक और भी बड़ी चुनौती होती है और शाखा विद्यालयों के छात्र आधारभूत ज्ञान में बहुत पीछे रह जाते हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। जी फियान ने कहा, जब छोटा भाई आगे बढ़ेगा तो शाखा विद्यालय भी तरक्की करेगा। बस ड्रैगन सिटी से एक योद्धा के उभरने की जरूरत है और सू सिटी शाखा विद्यालय अन्य शाखाओं को पीछे छोड़ देगा। शीर्ष 8 की सूची घोषित की गई। प्रतिभाशाली छात्रों ने 5 स्थानों पर अपना दबदबा बनाया। अन्य 3 नियमित कक्षा से थे, सभी 10वें स्तर की साधना में थे। प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई। बहुत से लोग कक्षाओं या घरों से दौड़कर देखने आए। अब दिग्गजों का टकराव शुरू होने वाला है। हाँ, ये वाकई रोमांचक है। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न हो जाए, शीर्ष 2 स्थान वांग हेतियान के ही रहने चाहिए। एकमात्र अनिश्चितता नियमित वर्ग के 3 10वें रैंक के लड़ाके और लू चेंझोऊ हैं, जिन्होंने अभी 10वें रैंक के लड़ाकों को हराया है। लू चेंझोऊ, फिर जू किंग अभी 10वें रैंक पर पहुंचा है। ये तीनों 10वें रैंक के सुस्थापित योद्धा हैं। जोड़ियों की घोषणा कर दी गई है। वांग होनगाओ कक्षा 1 बनाम वांग मान कक्षा 3। तेंदुआ महिला कक्षा 1 बनाम लू चेंझोऊ कक्षा 1। तियान जिनगजियान कक्षा 1 बनाम झोऊ जिनकोन कक्षा 1। चेन जिया कक्षा 2 बनाम ली जेन कक्षा 4। धिक्कार है, हमारी तीसरी कक्षा की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। अब हमें वांग होनगाओ का सामना करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वांग होनगाओ की ताकत बेजोड़ है। लू चेंझोऊ का शीर्ष 4 में पहुंचना निश्चित है। लेपर्ड वुमन शायद उनकी प्रतिद्वंदी नहीं होंगी। जी हाँ, इसके साथ ही सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है।
वांग होंगदाओ पहले स्थान पर, तियान शिंगजियान दूसरे स्थान पर। चेन जिया, ली जेन और लू चेंझोउ शीर्ष 3 स्थानों के दावेदार हैं। ये लगभग सही है। ओल्ड तियान आखिरकार प्रतिभाशाली वर्ग से है और 10वें रैंक पर है। उसके पास असाधारण प्रतिभा और मजबूत बुनियाद है। चेन जिया और ली जेन हालांकि 30 से अधिक उम्र के हैं, दोनों 1 या 2 साल से 10वें रैंक पर हैं और जूकिंग जैसे नवागंतुकों से कहीं अधिक मजबूत हैं। प्रचारित सामग्री। सिर्फ 48 घंटों में $100 को क्रिप्टो संपत्ति में बदले, अभी कार्रवाई करें। अधिक 404 101 135 आमंत्रित करें, साझा करें, कमाएं। केवल 2 आसान चरणों में 25% कमीशन प्राप्त करें। अधिक 366 92 122 क्रिप्टो की दुनिया में धनवान बनने का रास्ता खोजें। BTZO से जुड़ें, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। अधिक 834 209 278 ये बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि लू चेंझोउ के पास अभी भी कुछ तरकीबें बाकी हैं। प्रतियोगिता उत्तरोत्तर अप्रत्याशित होती जा रही थी, सिवाय वांग होंगदाओ के, जो प्रतिभा वर्ग का एक सुस्थापित 10वें रैंक का योद्धा था और जिसके पास अजेय विल फॉर्म फिस्ट थी। बाकी सभी अस्थिर प्रतीत हो रहे थे। लू चेंझोउ चर था। अब तक ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया है। भीड़ में अचानक एक दुबला पतला आदमी दिखाई दिया। किंगटियन कैंग उस आदमी को देखकर थोड़ा चौंक गया। यूशान, तुम उस लड़की की प्रतियोगिता देखने आए हो? नवागंतुक शेंतु यूशान थे, जो मिस्टिक लिस्ट में 91वें स्थान पर थे और जिन्हें लेपर्ड थर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता था। वह सेना में थे, स्कूल में पढ़ाते नहीं थे। तीसरे तेंदुए के स्वामी मुस्कुराए। हाँ, थोड़ा समय मिला, देखने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम शीर्ष 8 में ही रुक जाएंगे। किंगटियन कांग ने बेबसी से कहा। कोई विकल्प नहीं था, लेकिन शीर्ष 8 में पहुंचना काफी प्रभावशाली है। डेंगलॉग हॉल में जज के रूप में कार्यरत तीसरे मास्टर लेपर्ड ने लू चेंझोउ की लड़ाई देखी थी। वह जानता था कि लू चेंझोउ के पास अभी भी कुछ तरकीबें बाकी हैं। ध्वनि तरंग से होने वाली मृत्यु और दुष्ट ऊर्जा हमेशा छिपी रहती है, कभी प्रकट नहीं होती। यहां तक कि सामान्य वर्ग के 10वें रैंक के लड़ाकों के खिलाफ भी उसने इनका इस्तेमाल नहीं किया था। इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर कितना भरोसा था। मंच पर लेपर्ड वुमन ने अपनी च्यूइंग गम को एक कागज में लपेटकर बड़े करीने से रख दिया। लू चेंझोउ का सामना करते हुए वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे अपने मन में यह बात पक्की पता थी कि वह शायद ही उसकी प्रतिद्वंदी होगी। वह बिना किसी पछतावे के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने किनारे पर खड़े अपने पिता की ओर देखा और चुपचाप अपनी नजरें हटा लीं। लेपर्ड वुमन के भीतर से एक तेंदुए की दहाड़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, उसकी आभा उमड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर लू चेंझोउ में पहाड़ों के राजा बाघ की दहाड़ गूंज रही थी। उनकी उपस्थिति अदम्य थी, बाघों और तेंदुओं की गड़गड़ाहट से गड़गड़ाहट हो रही थी। तेंदुए का रूप बाघ के रूप के समान है, लेकिन इसमें अतिरिक्त चपलता होती है। तेंदुए और बाघ के बीच का संघर्ष भी काफी नाटकीय होता है। दोनों एक दूसरे से परिचित थे और उन्होंने फालतू की बातें नहीं की। अभिवादन करने के बाद तेंदुआ महिला ने अपने पूरे शरीर में शक्ति का संचार किया। उसकी पतली मांसपेशियां अचानक सख्त हो गईं। हालांकि पुरुषों जितनी अतिरंजित नहीं थीं, फिर भी एक महिला के लिए यह चौंकाने वाला था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं, उसकी उंगलियां तांबे और लोहे के हुक की तरह मुड़ गईं। हालांकि याओ चेंग के ईगल क्लॉ जितनी भयावह नहीं थी, फिर भी एक भयंकर आभा उत्पन्न हुई। हाँ, लेपर्ड वुमन ने पूरी ताकत से शुरुआत की। उसका चिब्लड उसके पूरे शरीर में फूट पड़ा। लेपर्ड फॉर्म पावर से जमीन कांप उठी और फिर वह लगभग 10 फीट की दूरी तय करते हुए नीचे की ओर झपटी और लू चेंझोउ के सामने आ गिरी। लू चेंझोउ के अपने पंजे से वार करने से पहले ही उसने उसके मुके की दिशा का अनुमान लगा लिया था। एक शॉक सटेप लेकर किनारे हट गई और उतरते ही उसका दाहिना पैर जमीन में गड़ गया, जबकि उसका बायां पैर धनुष से निकले तीर की तरह निकला। उसकी हथेलियां आपस में टकराईं और अचानक जोर से आगे बढ़ीं। गोल्डन लेपर्ड माउंटेन फिस्ट छोड़ रहा है। मुके से उठी एक भयानक हवा ने लू चेंझोउ के प्रशिक्षण वस्त्रों को उड़ा दिया। उसने कलाबाजी मारी और साथ ही अपना यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन भी सक्रिय किया। हवा में लुढ़कते हुए वह गोल्डन लेपर्ड लीविंग माउंटेन फिस्ट के सीधे हमले से बाल बाल बचा। हल्का सा प्रहार हुआ और उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त बल का संचार हुआ। हालांकि इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए तेंदुए वाली महिला को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगा। अच्छा, इस लड़की के व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण में भी कुछ छिपी हुई सरलता है।
वह इसी तरह का प्रतिभाशाली सहपाठी चाहता था। आज की लड़ाई संतोषजनक होगी। हालांकि पहले मुकाबले में लेपर्ड वुमन का पलड़ा भारी था, फिर भी उसे अंदर ही अंदर कुछ अफसोस महसूस हो रहा था। ये वह घातक चाल थी जिसे उसने विशेष रूप से लू चेंझोऊ के लिए तैयार किया था। अप्रत्याशित रूप से वह इससे बच गया था। लू चेंझोऊ से सगाई कर चुकी तेंदुआ महिला ने अब पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। शिकारियों से घिरी एक सुंदर तेंदुए की तरह उसके बाल खड़े हो गए और एक धीमी सी गुर्राहट गूंज उठी। लू चेंझोऊ बेफिक्र लग रहा था। उसने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाया, पहले गहरी सांस ली, फिर उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में ऐसे प्रवाहित हुई जैसे पानी उसके आंतरिक अंगों और कंकाल पर बह रहा हो। उसने अपना पहला आक्रामक हमला किया। उसके दाहिने पैर से जमीन हिल उठी और उसकी मांसपेशियां सिकुड़कर फट पड़ी। बूम! भयंकर बल से चबूतरा हिल उठा, पानी का स्तर बढ़ गया। तेंदुआ महिला की आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से एक झटकेदार कदम से पीछे हटी और अपनी प्रकाश आत्मा कौशल का उपयोग करते हुए चबूतरे के किनारे पर छलांग लगा दी। उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया, मानो वह पानी में गिरने ही वाली हो। उसके सामने लू चेंझोऊ बाघ जैसी गति और पहाड़ की हवा के साथ तेजी से आ रहा था। जंगल में बाघ का ही राज होता है, तेंदुआ ज्यादा से ज्यादा अग्रिम पंक्ति में ही रह सकता है। लेपर्ड वुमन को सहज भय महसूस हुआ। उसकी कुशल शक्ति अचानक भड़क उठी। लू चेंझोऊ के झपटने से पहले ही वह लगभग चबूतरे के किनारे को छूते हुए आधा पानी में कदम रख चुकी थी। लू चेंझोऊ रुक गया, उसका बाघ जैसा सिर घूम गया। क्या तुम इधर उधर घूमकर मुझे थकाने की सोच रहे हो? अपनी मजबूत कमर और पैरों को मजबूती से टिकाए रखने की क्षमता के कारण वह थकान से बिल्कुल नहीं डरता था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कई लड़ाइयों के बाद उसकी किडनी से ऊर्जा का सार बाहर निकला, जो यांग पूल एक्यूपॉइंट से निकलने वाले गर्म प्रवाह में परिवर्तित हो गया। यांगशी एक्यूपॉइंट से होते हुए उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया। आयरन क्रॉच स्किल वाकई एक दिव्य तकनीक थी। वे लोग इसका अभ्यास क्यों नहीं करते? लू चेंझोऊ को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने इसका गहन अभ्यास किया था और भविष्य में भी इसका अभ्यास जारी रखेगा। उसने फ्लाइंग स्वेलो सी फ्लाइंग का प्रयोग करते हुए उसका पीछा किया। पक्षी जैसी फुर्ती और उतरते हुए शेर या बाघ जैसी ताकत के साथ चबूतरे का किनारा तेजी से ऊपर नीचे हुआ, जिससे लेपर्ड वुमन लगभग नीचे गिरते गिरते बची। उसकी कमर लचीली थी, उसके पैर तेंदुए के पंजों की तरह जमीन में गड़े हुए थे। वह घुटनों के बल फिसलते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंची। उसका शरीर चीते की तरह पेड़ पर चढ़ रहा था और उसने एक बार फिर लू चेंझोऊ के हमले से खुद को बचाया। लू चेंझोऊ पीछा करते हुए आगे बढ़ी। तेंदुआ महिला ने लू चेंझोऊ को चबूतरे के किनारे आते देख अपनी निगाहें घुमाईं, दाहिना पैर पीछे और बायां पैर आगे करके हवा में छलांग लगाई, हाथों से जमीन को पकड़ा और जैसे ही उसके पैर थोड़े मुड़े, तेंदुआ रूप कौशल सक्रिय हो गया और वह गोता लगाते हुए आगे बढ़ी। गोल्डन लेपर्ड स्नैक स्ट्राइक। लू चेंझोऊ ने पहले कभी लेपर्ड वुमन को इस तरह का दांव खेलते नहीं देखा था। उसने उसके इरादे को भांप लिया। स्वेलो फॉर्म स्किल पलक झपकते ही चल पड़ी और यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन ने उसके शरीर को घुमा दिया। लेपर्ड वुमन का निशाना चूक गया। उसका बायां पैर जमीन के करीब बगल में लगा, फिर अचानक मुड़कर आसमान की ओर एक मुक्का मारा। दूसरा मुक्का भाले की तरह सीधा चला। दोनों भुजाएं कांप रही थीं, उनकी घनी मांसपेशियां सांपों के समूह की तरह आपस में लिपटी हुई थीं। धमाका धमाका। गोल्डन लेपर्ड डबल कैनन। लू चेंझोऊ को बगल से जोरदार प्रहार लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में अथाह बल फैल गया। वह कवच उतारते हुए घूमने लगा और पीछे हटते समय दो प्रकार की रूपांतरण शक्तियों का प्रयोग करके उसने उस बल को बेअसर कर दिया। फिर उसने एक झटकेदार कदम से जमीन पर वापसी की। तेंदुआ महिला ने गहरी सांस ली, झटकेदार कदम से आगे बढ़ी, घुटनों के बल फिसल गई और एक फुर्तीली बिल्ली की तरह लू चेंझोऊ के बाघ रूप वाले हुक पंजे से बचते हुए पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने अचानक एक तीखी चीख निकाली और अभी अभी ली गई सांस को बाहर फेंक दिया। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां ची शक्ति के साथ एक ज्वार की लहर की तरह फैल गईं। उसकी 9वीं श्रेणी की चरम साधना, चीरक्त और महान सफलता स्तर के स्वर्ण तेंदुए मुके की संपूर्ण तेंदुए रूप की अंधकार में शक्ति को समाहित करते हुए उसने आकाश की ओर प्रहार किया। बूम। गोल्डन लेपर्ड हेवन रेजिंग फिस्ट। प्रचारित सामग्री। सिर्फ 48 घंटों में $100 को क्रिप्टो संपत्ति में बदले। अभी कार्रवाई करें। अधिक 375 100 आमंत्रित करें, साझा करें, कमाएं। केवल 2 आसान चरणों में 25% कमीशन प्राप्त करें। अधिक 346 87 115 क्रिप्टो की दुनिया में धनवान बनने का रास्ता खोजें।
BTZO से जुड़ें इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। अधिक 669, 167, 223। इस समय तेंदुए का रूप बाघ के रूप जितना ही भयंकर था। ये लेपर्ड वुमन का अपनी पूरी ताकत से किया गया सबसे जोरदार प्रहार था। अगर वह जीत जाती है तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर वह हार जाती तो वह बस झील में जाकर ठंडक पाती और पसीना धो लेती। लू चेंझो ने आश्चर्य से देखा कि लेपर्ड वुमन की मुट्ठियों ने उसे हवा में उछाल दिया और पानी की ओर फेंक दिया। उसका यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन रूपांतरित हो गया। वह हवा में ही घूमने लगा। एक पैर से पानी उछालते हुए उसने ताकत जुटाकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। गति के साथ आगे बढ़ते हुए उसने एक हाथ से लेपर्ड वुमन की मुट्ठी पकड़ ली और जैसे ही उसका दाहिना पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा और जमीन कांप उठी, टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स ने उसे ऊपर उठा लिया। दूसरे हाथ से उसने लेपर्ड वुमन की पतली कमर को कसकर पकड़ रखा था और उसे आकाश की ओर उठा लिया। उसका दाहिना घुटना ऊपर की ओर उछला, मानो कोई तोप आसमान की ओर मंडरा रही हो। ट्रैक तेंदुए जैसी स्त्री की पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। अंधकार शक्ति के विस्फोट से उत्पन्न असहनीय दर्द और शक्तिहीनता ने उसे तुरंत बेजान कर दिया। वह लू चेंझो की बाहों में शिथिल पड़ी थी, पसीना बह रहा था। उसकी थकी हुई आंखें लू चेंझो को देख रही थीं। उसने उसे चबूतरे पर लिटाया और गंभीरता से पूछा, जारी रखना चाहते हैं? तेंदुआ महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब और लड़ाई नहीं, तुम लोग। उसने खुद को ऊपर उठाया, फिर भी झील में कूद गई। वह बस नहाना चाहती थी। लू चेंझो के साथ तनावपूर्ण लड़ाई के बाद वह बहुत थक गई थी। इस व्यक्ति में अद्भुत सहन शक्ति थी। पहले से तेंदुआ महिला अपने गीले त्वचा से चिपके तेंदुए के प्रिंट वाले प्रशिक्षण वस्त्रों को ओढ़ते हुए किनारे पर उतरी। लू चेंझो के बाघ के पंजे तेज थे और प्रशिक्षण वस्त्र फट गए थे, जिससे उसकी लाल खरोचों से भरी गेहूं के रंग की त्वचा दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से यह सिर्फ एक मामूली झड़प थी। लू चेंझो ने उसके कपड़े फाड़ना जारी नहीं रखा। अगर यह असली लड़ाई होती तो शायद इसका अंत नग्न त्वचा के साथ होता। हालांकि वास्तविक युद्ध में आमतौर पर सुरक्षात्मक गियर पहना जाता है, जो एक बेस लेयर के रूप में भी काम कर सकता है। ज्यादातर शर्मीले मार्शल आर्टिस्ट ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के अनजाने खुलासे से बचने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर चुस्त दुरुस्त और बेहद टिकाऊ कपड़े पहनते हैं। जब तक ये प्रतियोगिता के मानकों को पूरा करता है तब तक इसे पहना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी शर्मीले नहीं हैं, जो सांसारिक विचारों की परवाह किए बिना नग्न अवस्था में एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मार्शल आर्ट के मार्ग में ऐसे तुच्छ मामलों में खुद को सीमित करने की क्या आवश्यकता है? जो सचमुच बलवान हैं, उन्हें अखाड़े में नग्न होकर दौड़ने का साहस करना चाहिए। बेशक मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद अगर किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वे आमतौर पर रंगीन शक्ति या ट्रू ची का उपयोग एक मूर्त रूप देने के लिए करेंगे, जिससे एक कसकर फिट होने वाली ढाल बन जाएगी। लेकिन मूल धारणा यह है कि शक्ति और वास्तविक ची पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अगर यह पहले से ही सीमित मात्रा में है तो इसे बर्बाद करने की हिम्मत कौन करेगा? किनारे पर लेपर्ड थर्ड मास्टर हाथ बांधकर खड़ा था। लेपर्ड वुमन ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाते हुए च्यूइंग गम चिबाए। तीसरे तेंदुए के स्वामी ने भी अपनी मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराने के लिए आगे बढ़ाई, हंसते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। लगता है कि तुम्हें शाखा विद्यालय में स्थानांतरित करने से तुम्हारी साधना में कोई रुकावट नहीं आई है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उसने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से साधना की है। वास्तव में उसका बाघ रूप तुम्हारे रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं है। इसके विपरीत उसकी बाघ आत्मा दिव्य मुट्ठी अभी तक महान सफलता तक नहीं पहुंची है। हाथी रूप पर महारत हासिल करने के मामले में तुम्हारा तेंदुआ रूप निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं है। सांत्वना देने के लिए धन्यवाद, बूढ़े आदमी। तेंदुआ महिला ने अपने घुटनों को गले लगाया और लड़ाई देखने के लिए किनारे पर उखड़ू बैठ गई। चलिए सच बोलते हैं, प्रयास जारी रखिए, मैं जा रहा हूं। अपने पिता को दूर जाते हुए देखकर लेपर्ड वुमन के दिल में गर्माहट सी महसूस हुई। अपने मिशन पर सुरक्षित रहें। समझ गया। तेंदुआ महिला ने लू चेंझो की ओर देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी सहनशक्ति 9वें रैंक से भी अधिक है। उसे केवल इतना पता था कि लू चेंझो अरहत कला का अभ्यास करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हार्ची गोंद से सहनशक्ति भी बढ़ती हो? लेपर्ड वुमन हैरान थी। अन्यत्र फांगशान हाई स्कूल के छात्रों ने जोर जोर से जयकारे लगाए। लू चेंझो, ये है वन पंच शियाओ लू। भविष्य में जब हम विश्वविद्यालय जाएंगे तो बड़े भाई लू को हमारी जगह पढ़ाई करनी होगी।
हाँ, चेंजो जैसा बड़ा भाई हमारे साथ है, भला कौन हमें धमकाने की हिम्मत करेगा। लियू हुआन बेहद भावुक हो गई। अरे, हम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो चेंजो से हमारा अंतर बढ़ता ही जाएगा। अभी तो हम उसकी पीठ भी मुश्किल से देख पा रहे हैं, लेकिन बाद में तो हम उसकी पाद भी नहीं पकड़ पाएंगे। टाइगर टीथ गल हंस पड़ी। हम पाद नहीं सूंघने वाले हैं, आप आगे बढ़िए कक्षा प्रतिनिधि। शीर्ष 4 में प्रवेश कर चुके लू चेंजो पानी पर चलकर तट पर पहुंचे। उसके प्रशिक्षण के कपड़े भी फटे हुए थे, जिससे उसका शरीर दिखाई दे रहा था, जो हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके सहपाठी लू चेंजो को इस तरह देखने के आदी हो चुके थे। युआन तियांगे ने कहा, चेंजो, तुमने तो वाकई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है ना? लू चेंजो हंसे। समर्थन के लिए आने के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप में शिष्टाचार नहीं है? कल छुट्टी के दिन उनका आना ठीक था, लेकिन आज उनकी क्लास थी, ये लोग क्लास कैसे छोड़ सकते थे? लियू हुआन ने कहा, हमने पूरी सुबह की छुट्टी ले ली है, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना? लियू हुआन हाय। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, बिल्कुल सही, हमें भूलकर कहीं चले मत जाना भाइयों। लू चेंजो हंसे। मैं नहीं आऊंगा, मैं विश्वविद्यालय आने के लिए हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मार्शल आर्ट के मार्ग पर, चाहे कोई आगे हो या पीछे, जो लोग एक ही मार्ग और इरादों को साझा करते हैं, वे सभी मित्र होते हैं। अपने सहपाठियों से कुछ देर बातचीत करने के बाद लू चेंजो ने हॉन्ग फू की आकृति को देखा। बातें करते रहो, मैं टीचर हॉन्ग से मिलने जा रहा हूँ। सभी ने लू चेंजो को जाते हुए देखा और कहा। शिक्षक हॉन्ग ने उस समय चेंजो के प्रति वाकई बहुत अच्छा व्यवहार किया था। ईर्ष्या मुझे अंदर से तोड़ रही है। होंग फू ने लू चेंजो को स्वस्थ कदमों से पास आते हुए देखा। बुरा नहीं है लड़के, तुमने टाइगर फॉर्म की भव्यता का प्रदर्शन किया है। शिक्षक, आप भी आए थे। होंग फू ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, यह शाखा विद्यालय का पहला ड्रैगन खोज कार्यक्रम है, मैं इसे कैसे चूक सकता था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं फांगशान घूमने वापस आऊंगा। समय बर्बाद मत करो, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। मैं टाइगर ब्रो को देखना चाहता हूँ। तो जाओ, कौन जाने, शायद तुम्हें प्रेरणा मिल जाए। पलक झपकते ही 1.5 साल बीत गया। होंग फू ने अपने सामने खड़े युवक को देखा, उसका हृदय भावनाओं से भर गया था। जिस लड़के पर उसने पहली नजर में ही अपनी निगाहें जमा ली थीं, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। सू सिटी में बाघ का जन्म हो रहा है। भविष्य में वह निश्चित रूप से सू शहर के 10 दिग्गज खिलाड़ियों में से एक होगा। आमंत्रित करें, साझा करें, कमाएं, केवल 2 आसान चरणों में 25% कमीशन प्राप्त करें। सिर्फ 48 घंटों में $100 को क्रिप्टो संपत्ति में बदलें, अभी कार्रवाई करें। उसने रातों रात $250 को $2500 में बदल दिया। उसका क्रिप्टो निवेश का तरीका देखें, और वह उन 10 लोगों का नेता होगा। इस विषय में होंग फू का विश्वास अधिक था, क्योंकि बाघों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। न्यायाधीशों की सीटों पर ग्रैंडमास्टर वू ने दोनों फाइनलिस्टों के प्रदर्शन की सराहना की। दोनों ही उत्कृष्ट हैं, शाखा विद्यालय का भविष्य उज्ज्वल है। मैदान पर शीर्ष 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रही। झो शिनकोन किसी दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहा था, उसकी हर हरकत में ड्रैगन की आभा झलक रही थी। उसकी ड्रैगन क्लॉ तकनीक भयंकर होने के साथ साथ फुर्तीली भी थी, जो याओ चेन की ईगल क्लॉ से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी। ओल्ड तियान स्थिर और बलशाली था, उसकी हॉर्स फॉर्म लेग तकनीक अचानक आए तूफान की तरह थी, जो पैरों से हाथों को तोड़ देती थी। 300 राउंड के बाद जो शिनकोन नुकसान में आ गया। फिर एक ढहते हुए पहाड़ की तरह वह ओल्ड तियान की छायाहीन लात से नीचे गिर गया। बूढ़े तियान ने आराम से सांस छोड़ी, मानो कोई योद्धा युद्ध के मैदान में दुश्मनों को रौंद कर निकला हो। छोटे झो, रियायत के लिए धन्यवाद। झो शिनकोन मुस्कुराया और मुट्ठी बांधकर तैरते हुए दूर चला गया। जब तक मैं 10वें रैंक पर नहीं पहुंच जाता, तब तक इंतजार करो, फिर मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। हाल ही में हुए टीम प्रशिक्षण से उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। वे 8 प्रतिभाशाली लोग कौन थे जो उल्लेखनीय नहीं थे? दूसरों को स्वीकार करने से ही व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बूढ़ा तियान आकाश में विचरण करते हुए दिव्य घोड़े की तरह तट पर लौट आया। आगामी मुकाबले में वांग होंगदाओ समुद्र से निकलती हुई वेल की तरह आगे बढ़े। उनकी विशाल और शक्तिशाली आभा ने तृतीय श्रेणी के शीर्ष खिलाड़ी को अपने वश में कर लिया और उन्हें डगमगा दिया। वांग होंगदाओ ने जोरदार प्रहार करते हुए मंच पर दस्तक दी, जिससे पूरा मंच लगभग धंस गया। वह व्यक्ति उछलकर ऊपर गिर गया। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा।
10वें रैंक के इस अनुभवी विशेषज्ञ को 200 चालों के भीतर ही पराजित कर दिया गया। तीसरी कक्षा के सभी बच्चे स्तब्ध रह गए और सामान्य कक्षा के सभी बच्चे भी। धिक्कार है, प्रतिभाशाली लोगों की कक्षा में किस तरह के सनकी लोग हैं। नहीं तो उन्हें प्रतिभाशाली क्यों कहा जाता। वांग होंगदाओ के ची ब्लड का स्तर 7 से अधिक हो गया होगा, है ना? वेल फॉर्म की खेती करने वालों में से एक ने हैरानी से कहा। वेल फॉर्म का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण है, उसे वेल फ्लिपिंग सीफिस्ट में महारत हासिल करने के करीब होना चाहिए। ये प्रथम श्रेणी की मुक्केबाजी विधियों में से एक उत्कृष्ट तकनीक है जिसकी कठिनाई का स्तर अविश्वसनीय रूप से उच्च है। एक अन्य छात्र ने पूछा, क्यों? क्या ये ड्रैगन फॉर्म से भी ऊंचा है? वेल फॉर्म अन्य गुटों से अलग है, यह अपनी प्रशिक्षण पद्धति में हार्ड किगोन के कुछ तत्वों को शामिल करता है, जिसके लिए शरीर को नियमित रूप से प्रहार करने और हिलाने डुलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रशिक्षण के बाद ही कोई अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ पर्याप्त रक्षात्मक क्षमता भी बनाए रख सकता है। फुर्ती की कमी के कारण इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जिससे गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। दुश्मन को पकड़ने का मौका मिलते ही उसे पल भर में मार गिराएं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वेल के आकार की खेती करने वाले इतने कम लोग हैं। हाँ, इसलिए वांग होंगदाओ में ड्रैगन सिटी के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में स्थान पाने की क्षमता है। वांग होंगदाओ का प्रदर्शन वास्तव में शाखा विद्यालय के नंबर 1 छात्र होने की प्रतिष्ठा के योग्य है। चैंपियनशिप जीतने के लिए निर्विवाद रूप से सबसे प्रबल दावेदार। नदी के किनारे विशालकाय हाथी रिकेत के समान कद काठी वाला एक मजबूत आदमी सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। वह वांग होंगदाओ का गुरु था, एक मार्शल आर्ट मास्टर जिसे समुद्र विभाजन वेल लांतियान के नाम से जाना जाता था, जिसने कभी वेल फॉर्म के नंबर 1 अभ्यासी आकाश दमनकारी रहस्यमय वेल वांग कुन ग्रैंड मास्टर के अधीन अध्ययन किया था। वांग होंगदाओ मुस्कुराते हुए पास आया। शिक्षक जी, आप भी मैच देखने आए हैं? लांतियान ने कहा। तुमने अच्छा मुकाबला किया। क्या तुम्हें चैंपियनशिप जीतने का पूरा भरोसा है? वांग होंगदाओ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, अपने प्रतिद्वंदी को कम मत आंकिए। मैंने लू चेंझोऊ के कुछ मैच देखे हैं और उनकी ताकत किसी साधारण 10वें रैंक के खिलाड़ी से कहीं अधिक है, आपको अपना पूरा जोर लगाना होगा। वांग होंगदाओ ने सिर हिलाया। एक शेर जब खरगोश से लड़ता है तो वह भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो लू चेंझोऊ की तो बात ही क्या, जो एक भयंकर बाघ है। मुख्य समस्या उसकी परफेक्टर हथ स्किल है, जो काफी परेशानी वाली हो सकती है। चिंता मत करो शिक्षक, मैं चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा। वांग होंगदाओ के आत्मविश्वास को देखकर लेन तियान को कुछ समझ में आया। उसने थोड़ी हैरानी और धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या आपका वेल फ्लिपिंग सीफिस्ट पूर्णता तक पहुंच गया है? वांग होंगदाओ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मैंने अभी तक अपने ची ब्लड का परीक्षण नहीं किया है, मैंने सोचा था कि इसे प्रतियोगिता के बाद के लिए बचा कर रखूं। हाँ, मैं ओल्ड तियान या लू चेंझोऊ को चौंकाना चाहता हूँ। लान तियान ने राहत की सांस ली। तो फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने वेल स्किन विकसित कर लिया है और आपके ओवरटर्निंग रिवर एंड सी फोर्स के साथ चैंपियनशिप जीतने की 80% संभावना है। वह अपने आत्मविश्वास में अंधा नहीं था, बल्कि तर्कसंगत विश्लेषण कर रहा था। एक शिक्षक के रूप में वह जानता था कि वेल फ्लिपिंग सीफिस्ट में निपुणता प्राप्त करने के बाद वांग होंगदाओ का ची ब्लड स्तर निश्चित रूप से 7.5 से ऊपर हो जाएगा। वेल फॉर्म होली इमेज फैक्शन के समान हार्ड किगोन के लाभों को शामिल करने के लिए गति का थोड़ा त्याग करता है, और यह आंतरिक और बाहरी साधना दोनों के रूप में गिना जाता है। सभी रूपों में ची ब्लड वृद्धि के मामले में वेल फॉर्म वास्तव में अद्वितीय है। ठीक उसी समय शीर्ष 4 नामों की घोषणा की गई। वांग होंगदाओ कक्षा 1 बनाम ली जेन कक्षा 4, तियान जिनगजियान कक्षा 1 बनाम लू चेंझोऊ कक्षा 1। वांग होंगदाओ ने सूची देखी और पूछा, शिक्षक जी, आपके अनुसार लू चेंझोऊ और तियान शिंगजियान में से कौन जीतेगा? लान तियान ने कहा, पब फ्यूचर विज्ञापन। छोटे तियान की नींव बुरी नहीं है और वह उम्र में बड़ा है, जिसका अर्थ है कि उसे हर पहलू में अधिक युद्ध अनुभव है। इसके अलावा उसे ची ब्लड का भी लाभ है। लेकिन फिर भी वह लू चेंझोऊ को हरा नहीं सकता। अगर वह जीत भी जाता है तो भी उसकी जीत की संभावना बहुत कम है। मान लीजिए लू चेंझोऊ के जीतने की संभावना 60-40 है। मुख्य बात यह है कि लू चेंझोऊ ने लौहपात कौशल का प्रशिक्षण नहीं लिया है, इसलिए उसका अर्हत कौशल लिटिल तियान की टांगों की तकनीकों के सामने ज्यादा कारगर नहीं होगा। अगर लिटिल तियान मूर्ख नहीं है
तो वह अपनी टांगों की तकनीक का फायदा उठाकर लू चेंझोऊ के निचले शरीर पर विशेष रूप से हमला करेगा। हालांकि बाघ रूप भी टांगों की तकनीकों में माहिर है, लेकिन विशेष घोड़े रूप की तुलना में ये कमजोर पड़ जाता है। अगर लिटिल तियान ऊपरी शरीर की मुक्केबाजी तकनीकों में कुशल होता तो उसकी जीत की संभावना 40% भी नहीं होती। वांग होंगदाओ ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लू चेंझोऊ ने अभी तक अपनी ईविल ची और साउंड वेव किल का इस्तेमाल नहीं किया है। शायद वह इसे और तियान या मेरे लिए बचाकर रख रहा है, चैंपियनशिप जीतने के लक्ष्य से। लान तियान ने कहा, हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता है। अगर दोनों लड़ाके पूरी ताकत से लड़ें तो लू चेंझोऊ के खिलाफ तुम्हारी जीत की संभावना लगभग 60-40 ही होगी। उसका टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट बहुत ही शानदार लगता है और यह एक बेहतरीन मुक्केबाजी तकनीक भी है। आप व्हेल फॉर्म के विलक्षण प्रतिभावान हैं और वह टाइगर फॉर्म का स्वाभाविक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, जो स्वेलो फॉर्म में साथ साथ प्रशिक्षण लेकर अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रगति कर रहा है और संभावना है कि वह आपको अपनी चालों से मार डाले। लेकिन चूंकि आपका सी ओवरटर्निंग फिस्ट परिपूर्ण है, मजबूत ची ब्लड और आपकी प्राथमिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञता से प्राप्त दमन के साथ, यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी भरपाई द्वितीय श्रेणी हार्ड किगोंग या तृतीय श्रेणी स्वेलो फॉर्म कर सके। हालांकि सीवा में गिरने से बचने के लिए सावधान रहें। प्रतियोगिता के बाद आपको पूरी तरह से एक्यू पॉइंट्स को खोलने और 30 एक्यू पॉइंट्स को परिपूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब आपका ची ब्लड लगभग 8 के करीब होना चाहिए और फिर सहज शक्ति को समझने और मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी करने का समय आ जाएगा। यदि सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप रहा तो आप शाखा विद्यालय से मार्शल आर्टिस्ट के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उस समय स्कूल को अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेंगे। वांग होंगदाओ, चाहे वह ची ब्लड हो या हुआ क्षेत्र को समझना, मुझे काफी भरोसा है। बस एक्यू पॉइंट्स खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 साल की उम्र से पहले मार्शल आर्टिस्ट बनना, मुझे पूरा भरोसा है। अपने शिक्षक को विदाई देने के बाद वांग होंगदाओ पूरे उत्साह के साथ मंच पर चढ़ गया। लान तियान सोचने लगा, पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर यहां तक कि मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर भी एक्यू पॉइंट्स खोलने में संघर्ष करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह आगे आने वाली चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। जाओ चेंझोऊ, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। एआई संचालित ऑटो ट्रेडर के साथ क्रिप्टो का व्यापार करें। क्रिप्टो की दुनिया में धनवान बनने का अपना वीआईपी टिकट पाएं। कुछ ही सेकंड में BTZO से जुड़े। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। जी जुआनतोंग ने लू चेंझोऊ को तियान जिंगजियान का सामना करते देखा। वह इतना आश्वस्त था कि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि लू चेंझोऊ की जीत निश्चित है। इसलिए उन्होंने लू चेंझोऊ को मानसिक रूप से पहले से तैयार कर लिया था। ठीक है स्वामी जी। लू चेंझोऊ युद्ध की प्रबल इच्छा से ओतप्रोत होकर लहरों पर बने मंच पर चढ़ गया। फांगशान की चीयर स्क्वाड ने जोर से चिल्लाया, चेंझोऊ, खुद पर भरोसा रखो। लू चेंझोऊ, जीतना ही होगा। लू चेंझोऊ, वह देवता जो निम्न श्रेणी की हड्डियों वाले लोगों पर राज करता है। एक कोने से अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अजय स्वर्ण शरीर। ड्रैगन सिटी के लोग वांग गैंग की ओर मुड़ गए। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? आप चाहें तो ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही दाखिला ले सकते हैं। वांग गैंग ने शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंसी। गैलेक्सी मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। उसके पिता के सारे संपर्क गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में थे, अन्यथा वह वास्तव में लू चेंझोऊ के साथ हाथ मिलाने के लिए ड्रैगन सिटी आया होता। क्रॉस ट्रेनिंग का मार्ग लंबा है, केवल दाव के साथियों के साथ ही इसे सहन किया जा सकता है। मंच पर बूढ़े तियान ने मुस्कुराते हुए और मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। जब तुमने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था तब तुम्हारी रैंक बहुत कम थी। बाद में जब तुम्हारी रैंक बढ़ी तो मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो टूर्नामेंट के दौरान ही मुकाबला करते हैं। अगर मैं तुमसे हार भी जाता हूं तो 10वीं रैंक वाले के लिए यह कोई बड़ी शर्म की बात नहीं होगी, खासकर इसलिए क्योंकि तुम वाकई में असाधारण हो। बूढ़े तियान की एक आदत थी, कोई भी काम शुरू करने से पहले वह कवच पहन लेता था। वह जियांगहू का पुराना खिलाड़ी था। लू चेंझोऊ ने हल्की सी मुस्कान दी। अभी तक किसी ने अपने हाथ नहीं मिलाए हैं, इसलिए परिणाम अज्ञात है। ओल्ड तियान ने अपने दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए, जैसे कोई घोड़ा अपने पैर उठाता है, और साथ ही साथ उसका दाहिना पैर मुड़ा और उसने मंच पर जोर से पटका। उसका अगला पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसके शरीर के भीतर एक युद्ध के घोड़े की हिनहिनाहट की हल्की सी आवाज गूंजी।
हाथी रूप मार्शल आर्ट में मुंह और पैर दोनों का अभ्यास किया जाता है, लेकिन विभिन्न मार्शल आर्ट का ध्यान अलग अलग होता है। घोड़े रूप ने पैर की तकनीकों में उत्कृष्टता प्राप्त की क्योंकि इसके निर्माता ने उत्तरी पैर के सार को आत्मसात किया, घोड़े के आकार और इरादे का अध्ययन किया और अंततः इसे वर्तमान स्वरूप में विकसित किया। ओल्ड तियान ने जिस तकनीक का अध्ययन किया उससे आयरन हॉर्स फ्लाइंग ब्रिजलेग कहा जाता था। उसने लोहे के घोड़े जैसे पैर और लोहे के खुर विकसित कर लिए थे। वह स्थिर सांस ले रहा था, उसका दाहिना खुर जमीन को ऐसे हिला रहा था मानो कोई उग्र घोड़ा आगे बढ़ रहा हो। उसके हर कदम की गूंज स्टोन लेक में युद्ध के ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। ओल्ड तियान ने अत्यंत तेजी से गति पकड़ी और पलक झपकते ही लू चेंझोऊ के सामने पहुंच गया। उसने अपना लोहे का पैर लू चेंझोऊ की पिंडलियों पर साधा और अपनी भुजाओं से जंगली घोड़े की तरह चीरफाड़ करते हुए लू चेंझोऊ के बाघ के पंजे को खोलने के लिए बाहर की ओर धकेला। लू चेंझोऊ ने शांत और स्थिर रहते हुए जोरदार प्रहार किया, ऊपर से घोड़े के पैर को रोका और नीचे से घोड़े के खुर को चकमा दिया। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो वह किसी आक्रमणकारी युद्ध घोड़े का सामना कर रहा हो। लोहे के खुरों के लगातार हिलने की आवाज गूंज रही थी। ओल्ड तियान के हमले विशाल मैदानों में बेकाबू होकर दौड़ते जंगली घोड़ों के झुंड की तरह थे, जिन्हें रोकना नामुमकिन था। लू चेंझोऊ ने सीधे टकराव करने के बजाय चकमा दिया। ये वही था जिसका विश्लेषण लेन तियान ने किया था। ओल्ड तियान की रणनीति लू चेंझोऊ के निचले शरीर पर जोरदार हमला करना थी। लू चेंझोऊ का सामना करने के लिए जिसके ऊपरी हिस्से में स्वर्णिम शरीर था, यही सबसे अच्छा समाधान था। सौभाग्य से लू चेंझोऊ ने भी इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए ओल्ड तियान के जबरदस्त लोहे के खुरों और लोहे की टांगों के प्रहारों का सामना करते हुए उसने टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म की फुर्तीली स्थिति का सहारा लिया और बार बार खतरनाक तरीके से हमलों से बचता रहा। उसने पलटवार करने की जल्दी नहीं की। ओल्ड तियान की टांगों की तकनीकें बहुत सघन थीं। मुक्का मारने का एक पल भी ओल्ड तियान को वार करने का मौका दे सकता था। उसने ओल्ड तियान के हमलों की लय को ध्यान से देखा। बाएं खुर से जमीन पर जोर से मारना, दाहिने पैर से लात मारना, दाहिने पैर से कदम बढ़ाना, बाएं पैर से लात मारना, शरीर को झुकाकर बीच वाले पैर को घुमाना। इस तरह 3 चक्र दोहराएं, फिर मुक्कों और हथेली के वारों के साथ बारी बारी से हमला करें ताकि दुश्मन की नजर और ध्यान भटकाया जा सके। तो बस यही तरीका है। जब भी वह लगभग समान शक्ति वाले किसी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ता था तो वह शुरुआती चरणों में अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाता था, क्योंकि उसे प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की विधियों और मुक्केबाजी के सिद्धांतों के रहस्यों का अध्ययन करना पसंद था। लू चेंझोऊ के सामने बूढ़े तियान का पतला चेहरा मानो घोड़े के चेहरे में बदल गया। शुरुआती दौर में मुकाबला तेजी से 100 से ज्यादा राउंड तक चला। अपनी टांगों की तकनीक को कारगर न पाते हुए ओल्ड तियान चिंतित नहीं था। अगर वह इस बढ़त को गंवा देता तो उसके जीतने की संभावना और भी कम हो जाती। सुनहरे शरीर वाले लू चेंझोऊ के सामने उसकी मुक्केबाजी और हथेली की कुशलताएं पर्याप्त नहीं थीं। हुआंगशान के ब्राइट पीक पर हुए युद्ध के दौरान उन्होंने और लू चेंझोऊ ने ली कोन कोन के खिलाफ एकजुट होकर हमला किया, लेकिन वे जवाबी हमले में मारे गए। वापस लौटने के बाद वह लगातार चिंतन और मनन करता रहा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं देखना चाहता हूं कि वह कब तक टिक सकता है। लू चेंझोऊ को केवल इधर उधर चकमा देने के लिए मजबूर देखकर ओल्ड तियान को अपने पैरों की तकनीकों की प्रभावशीलता पर कुछ हद तक भरोसा हो गया। पैरों की तकनीकों के मामले में वह निस्संदेह प्रतिभाओं की श्रेणी में पहले स्थान पर था। जब तक वह लू चेंझोऊ को स्थिति स्थिर करने और जवाबी हमला करने का अवसर नहीं देता, समय के साथ जीत निश्चित रूप से उसी की होगी। अचानक लू चेंझोऊ की गति रुक गई। पीछे हटने के बजाय उसका दाहिना पैर आगे बढ़ा, जिससे ओल्ड तियान, जो पैर पटकने ही वाला था, अपना निशाना चूक गया। उसका लोहे का खुर लू चेंझोऊ की पिंडली की ओर बढ़ा। चेंझोऊ ऐसा क्यों करेगा, ये समझ न पाने के कारण ओल्ड तियान जानता था कि जहां भी उसका लोहे का खुर पड़ता वह घातक होता। लू चेंझोऊ ने अपना दाहिना पैर बाहर की ओर घुमाते हुए यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन का प्रयोग किया और एक भयंकर अश्वरूप अंधकार में बल का विस्फोट किया। धरती को हिला देने वाली तेज आवाज गूंजी। लू चेंझोऊ कराह उठा, बाघ की तरह पीठ झुकाकर ओल्ड तियान के मुक्के से बच गया। उसका शरीर ओल्ड तियान के करीब आया और बाघ रूप के पंजे से ओल्ड तियान के पीछे हटे हुए बाएं टखने को जकड़ लिया। अपने दाहिने पैर को अर्धवृत्ताकार गति से घुमाते हुए उसने अपने कांपते पैरों को हिला दिया, मानो उसके भीतर से बाघ की दहाड़ फूट पड़ी हो। उसके आंतरिक अंग जोर से कांप रहे थे। बाघ रूप की काली शक्ति ने इस प्रतिगामी बल का उपयोग करते हुए निचले शरीर से ऊपरी शरीर में ऊर्जा प्रवाहित की।
उसके बाघ के पंजे ने बूढ़े तियान का दाहिना पैर उठा लिया, उसका बाघ जैसा शरीर कांप उठा और एक प्रचंड काली शक्ति उत्पन्न हुई जिसने बूढ़े तियान को गर्जना के साथ हवा में उड़ा दिया। बूढ़े तियान का शरीर पीछे की ओर झुक गया, उसका बायां पैर स्वाभाविक रूप से ऊपर उठा और धनुष की डोरी की तरह झटक गया। हिस लुल्लु, युद्ध के घोड़े की हिनहिनाहट, उड़ते पुल पर से छलांग लगाता घोड़ा, एक भेदी सीधी टांग की लात। लू चेंझोऊ के सीने से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। जैसे ही वह बेतहाशा पीछे हटा, उसका शरीर एक सेनापति की तरह कांप उठा जो अपना कवच उतार रहा हो। पीछे हटते हुए वह बगल में घूम गया, उसके भारी कदम मंच में धंसते गए और उसने जोरदार प्रहार किया। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया, सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। लेकिन ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं था। क्रिप्टो की दुनिया में धनवान बनने का अपना वीआईपी टिकट पाए, कुछ ही सेकंड में BTZO से जुड़े। अपनी क्रिप्टो करेंसी को आपके लिए कमाई करने दें। अपने किसी दोस्त को रेफर करें और उनके हर ट्रेड पर 25% कमीशन कमाएं। जनरल आर्मर रिमूवल फोर्स और यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन एक साथ सक्रिय हो गए। साथ ही गोल्डन बॉडी भी, जिससे ओल्ड तियान की किक, जो एक साधारण 10वें रैंक के योद्धा को उड़ाने के लिए काफी शक्तिशाली थी, उसे केवल मंच के किनारे तक धकेल पाए। शुरू से अंत तक उसने अपने टाइगर क्लॉ को कभी नहीं छोड़ा। ओल्ड तियान ने अपनी पुरानी चाल को दोहराने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इस अवसर का लाभ उठाकर वह लू चेंझोऊ को धक्का देकर गिरा देगा। लेकिन जैसे ही लू चेंझोऊ पीछे की ओर झुका, उसका ऊपरी शरीर पानी की सतह के समानांतर हो गया। ओल्ड तियान ने मन ही मन खुद को कोसा। धिक्कार है, फिर से मुश्किल समय में जल्दबाजी में फैसला ले लिया। उन्हें हुआंगशान की ब्राइट पीक के ऊपर का दृश्य याद आ गया। निश्चित रूप से लू चेंझोऊ ने बल का प्रयोग करते हुए उसे झील की ओर खींच लिया। ओल्ड तियान ने एक पैर से स्प्लिट किया और दूसरे पैर से मंच पर वार करते हुए संभलने का प्रयास किया। लू चेंझोऊ ने मंच पर एक पैर से खुद को संभाला और अपने दाहिने पैर से शेकिंग फीट का प्रयोग करते हुए पीछे की ओर लात मारी, जिससे टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स ओल्ड तियान की रीढ़ की हड्डी पर विस्फोट कर गया। लानत है! ओल्ड तियान घबराए हुए अंदाज में पानी में गिर पड़ा और अपने पिछले पैर से लू चेंझोऊ को भी पानी में गिराने की कोशिश करने लगा। लेकिन लू चेंझोऊ के हाथ अबाबिल के पंखों की तरह फड़फड़ाए, उसका शरीर पतन की तरह दूसरी तरफ पलट गया और वह बाल ओल्ड तियान के हमले से बच गया। वह सीधा खड़ा हुआ और पानी में बैठे बूढ़े तियान को देखते हुए हाथ जोड़कर मुस्कुराया। इस पाठ के लिए धन्यवाद। बूढ़े तियान ने बेबसी से जवाब दिया, तुमने साउंड वेव किल का इस्तेमाल भी नहीं किया, क्या तुम इसे वांग होंगदाओ के लिए बचा रहे हो? लू चेंझोऊ ने सिर हिलाया। हाँ, लू चेंझोऊ को अपने मन में यह बात पता थी। वांग होंगदाओ की शारीरिक शक्ति उससे कहीं अधिक होनी ही थी। उसके जीतने की संभावना बहुत कम थी। वह प्रगति कर रहा था, लेकिन उसकी कक्षा के सभी प्रतिभाशाली छात्र भी प्रगति कर रहे थे। वह बस अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता था ताकि उसे कोई पछतावा न रहे। वास्तव में हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के शीर्ष 30 में जगह बनाना उनका प्रारंभिक लक्ष्य था, और अब जब उन्होंने कम से कम दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, तो उन्होंने अपनी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। उसने किनारे की ओर देखा। उसके सहपाठियों ने उसके लिए जयकार की और शिक्षकों ने संतुष्टि भरे भावों के साथ उसे देखा। ये प्रतिस्पर्धा के अर्थों में से एक होना चाहिए, अपने लिए और उन लोगों के लिए भी लड़ना जो उम्मीदें पालते हैं। हाफ टाइम ब्रेक। लू चेंझोऊ अपने सीने पर एक बड़ा लाल पदचिह्न लिए किनारे की ओर बढ़ा। वांग होंगदाओ से बेहतर ढंग से मुकाबला करने के लिए उसने बैंगनी जैड मरहम लगाया था। जी जुआनटोग ने कहा, सच कहूं तो बहुत बढ़िया काम किया। शुरुआत में तो मुझे काफी पसीना आ रहा था। ओल्ड तियान की ताकत पर कोई संदेह नहीं था। जी फियान ने कहा, मुझे शुरू से ही पता था कि मेरा छोटा भाई ही जीतेगा। जी जुआनटोग, मुझे एक विराम दें। शी रुयू ने पूछताछ की। छोटे भाई, क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? वह लात बहुत ही जोरदार थी। लू चेंझोऊ मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं, बस मामूली चोट है। ली गुई और होंग फू चलकर वहां पहुंचे। ली गुई ने याद दिलाया, वांग होंगदाओ 16 साल की उम्र में 10वें रैंक पर पहुंच गया था और लगभग 2 साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि उसने अपने वेल फ्लिपिंग सी फिस्ट में महारत हासिल कर ली है। अगली लड़ाई में आपको सावधान रहना होगा। 100 रूपों में से वेल फॉर्म अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से ताकत और कमजोरियां हैं, जो पश्चिमी युद्ध तकनीक के करीब है, और इसमें हार्ड ची गोन के कुछ लाभ भी हैं। वांग होंगदाओ के रैंक 7 ची ब्लड के साथ एक साधारण प्रहार भी 10वें रैंक के नौसिखिए को गिरा सकता है। उनकी अंतर्दृष्टि लान तियान जितनी ही तीक्ष्ण थी। यहां तक कि होंग फू, जो हमेशा लू चेंझोऊ का पक्षधर था, मुस्कुराया और बोला,
अपना पूरा जोर लगाओ और कोई पछतावा मत छोड़ो, बस टाइगर फॉर्म की भावना दिखाओ। सुरक्षा सर्वोपरि है। मार्शल आर्ट का मार्ग लंबा है और यह किसी एक मैच को जीतने या हारने के बारे में नहीं है। उनके शब्द बहुत ही सलीकेदार थे। ये विशेषज्ञ रक्त की अनुभूति के प्रति बहुत संवेदनशील थे। लू चेंजुओ को पता था कि शिक्षक उसे पहले से ही आगाह कर रहे थे। उसके मन में एक विचार था, मैं सावधान रहूंगा। ... शिक्षक जी, आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। ओल्ड तियान की हार देखकर वांग होंगदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लान तियान ने गंभीरता से कहा, इस बच्चे की युद्ध प्रतिभा वाकई चौंका देने वाली है। वह अपने प्रतिद्वंदी की हर मुक्केबाजी चाल का विश्लेषण और गणना कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जीतता है, और यह सिर्फ उसकी हार्ची गोंद की वजह से नहीं है। उन्होंने लू चेंजुओ के पिछले व्यावसायिक प्रतियोगिता वीडियो भी देखे थे। ये बच्चा, उसने केवल अद्वितीय हार्ची गोंद पर भरोसा करते हुए बेतहाशा लड़ाई नहीं लड़ी। वांग होंगदाओ ने दूर स्थित लू चेंजुओ की ओर देखा और अचानक थोड़ा निराश महसूस करने लगा। पब फ्यूचर विज्ञापन, उससे पीछे रह जाना अपरिहार्य था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो मेरे भीतर से गहराई से आ रही थी। लू चेंजुओ के आने के बाद से ही उसे यह भयानक दबाव महसूस हो रहा था। शाखा विद्यालय के शीर्ष अधिकारी के रूप में उनका पद अगले वर्ष के बाद तक नहीं टिकेगा। लान तियान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मार्शल आर्ट में खुद को बेहतर बनाना ही मायने रखता है। अगर आप दूसरों से तुलना करने में बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे तो आप निचले स्तर पर आ जाएंगे। लगातार तुलना करने का कोई अंत नहीं है। ... 1 घंटे के आराम के बाद अब दोपहर के 12 बज चुके थे। डिस्प्ले स्क्रीन पर नाम दिखाई दिए। लू चेंजुओ कक्षा 1 बनाम वांग होंगदाओ कक्षा 1। शीर्ष 3 रैंकिंग के मैच शुरू हो गए हैं। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में सभी ने गंभीर भावों के साथ देखा। तेंदुआ महिला ने पूछा, लू या वांग? चेन शियाओयुन ने कहा, मुझे लगता है कि वांग होंगदाओ जीतेंगे, लेकिन चेंजुओ के पास भी मौका है। झो जिनकोंग और याओ चेंग ने सहमति में सिर हिलाया। जो खिलाड़ी जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, उन्होंने कहा, भाई वांग बहुत ही उग्र हैं, लेकिन लू चेंजुओ वास्तव में एक दानव है। साल की शुरुआत में वह मेरे जितना अच्छा भी नहीं था, और अब वह भाई वांग के साथ मुकाबला कर सकता है। उसने ड्रैगन सिटी में अपना नाम बना लिया है। एआई संचालित प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध क्रिप्टो ट्रेडिंग का अनुभव करें। एआई संचालित ऑटो ट्रेडर के साथ क्रिप्टो का व्यापार करें। 8000 USDT तक के स्वागत पुरस्कार प्राप्त करें। न्यायाधीशों की सीटों पर ग्रैंडमास्टर वू ने अपनी आंखें खोलीं और रिंग की ओर दौड़ते हुए 2 लोगों को देखा। हरे सांप से लड़ना, बाज को वश में करना, सुनहरे तेंदुए को मार गिराना, भयंकर घोड़े पर विजय प्राप्त करना, और अब वह शक्तिशाली वेल से लड़ने के लिए तैयार है। 9वें स्तर की साधना के साथ इतने सारे समकक्षों से लगातार लड़ना बुरा नहीं है। लड़ाई का परिणाम अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। लू चेंजुओ का उदय अजेय था। ... फाइनल मैच शुरू हुआ। दोपहर का समय था, सर्दियों का सूरज आसमान में चमक रहा था और गर्माहट बिखेर रहा था। सू सिटी शाखा स्कूल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के बीच निर्णायक मुकाबला शुरू हो चुका था। किनारे पर मैच देखने आए शिक्षकों और छात्रों की संख्या बढ़ गई थी, और यहां तक कि जो लोग मैच में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे भी अपने दोस्तों के साथ आकर पूरे ध्यान से मुकाबला देख रहे थे। वांग होंगदाओ और लू चेंजुओ के प्रशंसकों ने उनके नाम लेकर जयकारे लगाए। मंच पर लू चेंजुओ की आंखें बाघ की तरह चमक रही थीं और उनकी निगाहें वांग होंगदाओ पर टिकी हुई थीं। वह इस लड़ाई का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनके भीतर से एक भयंकर बाघ की गर्जना गूंज रही थी, उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कांप रही थीं, उनका ऊर्जा प्रवाह जोरों से बढ़ रहा था, और बाघ रूप की आभा आकाश में फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली, उसकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, स्पर्श बिंदुओं से गुजरी और उसके अंगों में एक रहस्यमय शक्ति समाहित हो गई। उसकी मांसपेशियां गुब्बारों की तरह फूल गईं, उसकी सुनहरी परत सूर्य के प्रकाश में जगमगा उठी, एक समृद्ध सुनहरी रोशनी में नहा गई, जिससे उसकी आभा अगले स्तर तक पहुंच गई और वह चरम अवस्था में पहुंच गया। टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक टाइगर को अपने वश में करने के लिए आमंत्रित करें। वांग होंगदाओ के खिलाफ उन्हें शुरू से ही अपना पूरा जोर लगाना पड़ा, अन्यथा हार निश्चित थी। वांग होंगदाओ को कोई भी कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। लू चेंजुओ की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लू चेंजुओ ने कहा, बहुत अच्छा। चेंजुओ, सावधान रहो।
आवाज थमते ही वांग होंगदाओ मुस्कुरा उठा, उसके मजबूत पैर वेल की तरह हरकत में आ गए, वेल के गीत की तरह गूंजते हुए। भयंकर वेल रूप वाली काली शक्ति विस्फोटित हुई, गर्जनापूर्ण बल से मंच तुरंत पानी में डूब गया और पत्थर की झील का पानी मंच पर छा गया। वांग होंगदाओ तेजी से आगे बढ़ा, दो झांक की छलांग लगाई, मानो कोई वेल पानी की विशाल लहरों को अपने अंदर समेटे हुए सतह पर आ गई हो। उनकी युद्ध शैली पारंपरिक हाथी रूप संप्रदाय की शैली से बिल्कुल अलग थी। लू चेंजो मंच के केंद्र में खड़ा था, यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार। उसने बदलते हालातों के अनुसार ढलने वाली रक्षात्मक रणनीति अपनाई, जो श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे स्थिर रणनीति थी। वांग होंगदाओ पर उसकी सबसे बड़ी बढ़त उसकी चपलता थी। यहां तक कि अर्हत गोल्डन बॉडी भी वांग होंगदाओ के हथौड़े जैसे मुक्कों के सामने संघर्ष करती। बूम! वांग होंगदाओ के आक्रमणकारी हमले से निकली हवा का झोंका सीधे लू चेंजो के चेहरे पर लगा, जिससे उसके बाल पीछे की ओर उड़ गए। लू चेंजो ने अपना बायां पैर मजबूती से जमीन पर जमाया और दाहिना पैर हवा में बाहर की ओर घुमाया। विपरीत दिशा से बायां मुक्का लू चेंजो के चेहरे की ओर लक्षित था, जबकि दाहिनी कोहनी की अजगर जैसी मांसपेशियां ऊपर से घूमकर लू चेंजो के कंधे की ओर प्रहार कर रही थी। वेल समुद्र में छलांग लगा रही है। लू चेंजो ने सीधे मुंह से बचने के लिए पीछे की ओर झुककर वार को चकमा दिया। हवा में उछला उसका बायां पैर जमीन पर गिरते ही एक गोलाकार आकृति बना गया। वांग होंगदाओ की स्प्लिटिंग एल्बो का सामना करते हुए उसने अपना कंधा झुकाया और अपने बाएं पैर को स्वेलो फॉर्म स्किल का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर सरकाया और बगल में घुमाते हुए स्प्लिटिंग एल्बो से बच निकला। लेकिन वांग होंगदाओ के एल्बो स्ट्राइक का रूप अचानक बदल गया, उसका मुड़ा हुआ दाहिना हाथ स्प्रिंग की तरह ऊपर उठा और वेल फॉर्म डार्क फोर्स लू चेंजो की छाती की ओर बढ़ने लगी। लू चेंजो ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, जमीन पर पैर जमाया और कौशल बल को मुक्त करते हुए वांग होंगदाओ के बगल से फिसलते हुए तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दाहिना पैर, जो पहले से ही प्रहार करने के लिए तैयार था, अचानक सीधा हो गया, जिससे विस्फोटक और भयंकर टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स मुक्त हो गई। टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक टाइगर गॉड विंड स्वीप इन फॉरेस्ट लैग। अपनी फुर्ती का फायदा उठाते हुए उसने वांग होंगदाओ के पहले दौर के भयंकर हमलों से खुद को बचा लिया और आगे बढ़ते हुए अपने जोरदार पैर से वांग होंगदाओ की पीठ पर वार किया। इस वार की ताकत से पहाड़ जैसे विशालकाय वांग होंगदाओ खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। वांग होंगदाओ के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया और उन्होंने गहरी सांस ली, मानो कोई वेल समुद्र को निगल रही हो। उनके कदम भारी हो गए, मानो उनके पैर शीशे से भरे हों, पहाड़ की तरह मंच पर मजबूती से जमे हुए और अंत में स्थिर हो गए। इस समय तक पहले तैरती हुई अंगूठी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। झील का पानी वापस अंदर की ओर बहने लगा और वांग होंगदाओ पानी में खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह मेरा घरेलू मैदान है। वह वेल के रूप में प्रकट हुआ था, पहाड़ के समान भारी। सूखी जमीन पर उसकी चाल कुछ धीमी थी, लेकिन पानी के उत्प्लावन बल और फिसलन का लाभ उठाकर वह कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर लेता था। साथ ही बाढ़ के पानी से अधिकांश दुश्मन भी परेशान होंगे। यहीं पर लाभ और हानि दोनों निहित हैं। यह उनका घरेलू मैदान था। बेशक प्लेटफॉर्म का उत्प्लावन बल बरकरार था और यह जल्द ही फिर से ऊपर उठ जाएगा, इसलिए उसे तेजी से और निर्णायक रूप से लड़ना आवश्यक था। वांग होंगदाओ पानी पर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गति अचानक बढ़ गई, उसका विशालकाय शरीर किसी हिमखंड की तरह आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, मानो उसे रोकना असंभव था। लू चेंजो ने सीधे पलटवार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने निगलने की कला का प्रयोग करते हुए पानी पर सरकना शुरू कर दिया। अगर कोई और होता तो शायद उसे चोट लग जाती, लेकिन दुर्भाग्य से वांग होंगदाओ हर तरह के भूभाग के लिए तैयार था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्र सफाई करने वाले शरीर का दिव्य बीज इतनी जल्दी अपना असर दिखाएगा। वांग होंगदाओ के भयंकर हमलों की दूसरी लहर और भी तेज और आक्रामक थी। वह लगभग असुरक्षित प्रतीत हो रहा था, सीधे मुंह के चीरने वाली मुट्ठियां, क्रॉस मुट्ठियां, हुक, कोहनी के वार, हर एक में इतनी ताकत थी कि हुआ पर्वत को चीर दे, जिससे लू चेंजो को मंच पर इधर उधर चकमा देते हुए निष्क्रिय रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ा। लू चेंजो फुर्ती से और बिना हड़बड़ी के आगे बढ़ा, मन ही मन विश्लेषण करते हुए, मुझे समय को खींचना होगा। समतल जमीन पर मैं अपने टाइगर शैडो मिस्टीरियस स्टेप्स का लाभ नहीं उठा सकता। 500 राउंड के बाद प्लेटफॉर्म का तंत्र सक्रिय हो जाएगा और कठिनाई बढ़ जाएगी। उस समय जमीन से नुकीले कांटे निकल आएंगे और इलाका जटिल हो जाएगा। मेरी जीत का एकमात्र मौका यही है कि मैं इसका लाभ उठाऊं, वांग होंगदाओ की चाल की गलतियों को पकड़ूं और फिर टाइगर एविल रोड से उसे निर्णायक रूप से समाप्त कर दूं, उसे प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दूं।
अगर मैं सीधे उससे आमने सामने भिड़ता तो मेरी हार निश्चित थी। टाइगर टेल लेग से किया गया मेरा पहले का पलटवार अगर किसी सामान्य 10वें रैंक के योद्धा के खिलाफ होता तो उसे पहले ही उड़ा देता। लेकिन वांग होंगडाओ ने जबरदस्ती अपनी स्थिति को स्थिर किया और रुक गया। उसके वजन और ताकत ने उसे बहुत बड़ा फायदा दिया। इसके अलावा उनका बचाव भी कमजोर नहीं था। लू चेंझोउ ने लंबे समय से सुना था कि वेल फॉर्म में क्रॉस ट्रेनिंग के कुछ फायदे शामिल होते हैं। अब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेल फॉर्म का अभ्यास करने वाले लोग बहुत कम हैं, ये कठिन है। वांग होंगडाओ ने लू चेंझोउ के इरादों को भांप लिया था, लेकिन फिलहाल वह असहाय था क्योंकि वेल फॉर्म की गति तकनीक वास्तव में एक कमजोर बिंदु थी और इस पर पूरी तरह से काबू पाना संभव नहीं था। गति तकनीक के मामले में लू चेंझोउ की टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स प्रतिभाशाली वर्ग में शीर्ष पर थी। वांग होंगडाओ क्षण भर के लिए आगे बढ़ना बंद कर दिया, स्थिर खड़ा रहा और अपनी छाती को गले लगाते हुए मुस्कुराया। उसने लू चेंझोउ के हमले का इंतजार करने की योजना बनाई थी। उसे विश्वास था कि एक बार लू चेंझोउ को पकड़ लेने के बाद वह बिजली की कड़क की ताकत का इस्तेमाल करके उसे मंच से नीचे गिरा सकता है। लू चेंझोउ ने भी अपनी ताकत बर्बाद नहीं की। वह प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ खड़ा हो गया और उसने भी अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। फिर उसने सोचा, चलो इंतजार करते हैं। अगर दोनों 10 मिनट से ज्यादा देर तक टिके रहे तो तंत्र सक्रिय हो जाएगा। इससे उनके जवाबी हमले की शुरुआत का संकेत मिलेगा। लड़ाई अचानक अजीबोगरीब हो गई। किनारे पर मौजूद दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या वे लड़ रहे हैं या नहीं? हाँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? लू चेंझोउ सीधे मुकाबले में वांग होंगडाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। वह इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करने का विकल्प चुन रहा है, शायद किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहा है। वांग होंगडाओ लू चेंझोउ द्वारा हमले की पहल करने का इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया, यह एक रणनीतिक हाफ टाइम ब्रेक है। समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ अभ्यास करना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत थका देने वाला होता है, और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में दोनों पक्षों के लिए मौन रूप से रुकना और आराम करना काफी आम बात है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन दोनों को देख रहे प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के सदस्य हंसे बिना नहीं रह सके। चेन शियाओयुन हिचकिचाते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि लू चेंझोउ के पास वांग होंगडाओ के खिलाफ जीतने का वाकई कोई मौका हो? बूढ़े तियान ने कहा, अगर वह तंत्र के सक्रिय होने तक टिके रह सकता है तो उसके जीतने की संभावना 10% बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वांग होंगडाओ को हराना अभी भी असंभव लगता है। वांग होंगडाओ की ताकत लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थी। दूसरी ओर लान तियान का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। रणनीतियां बुरी नहीं है, बस पूर्णता प्राप्त करने के बाद होंगडाओ की असीम शक्ति अत्यधिक हो जाती है। वेल फ्लिपिंग सी फिस्ट में पूर्णता प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। वांग होंगडाओ जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी काफी समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा था। विलो के पेड़ के नीचे होंग फू ने ली गुई से पूछा, शिक्षक, क्या आपको लगता है कि चेंझोउ जीत सकता है? ली गुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कहना मुश्किल है। अगर यह कोई असली लड़ाई होती जिसमें जान और मौत दांव पर लगी होती तो वांग होंगडाओ को हराने का चांस चेंझोउ के पास बहुत कम होता, लेकिन इस तरह की स्पैरिंग में अपनी मूवमेंट टेक्निक के फायदे का इस्तेमाल करते हुए उम्मीद है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को मंच से गिरा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पहले कौन गलती करता है। होंग फू ने कहा, अगर चेंझोउ वांग होंगडाओ को हरा दे तो यह वाकई अद्भुत होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके दिल में अब भी आशा की एक छोटी सी किरण बाकी थी। मंच पर लू चेंझोउ और वांग होंगडाओ के बीच पूरे 1 मिनट तक गतिरोध बना रहा। अंत में वांग होंगडाओ ही थे जो अपने आप को और रोक नहीं पाए। तुम ज्यादा ताकतवर हो। उसने गहरी सांस ली, उसकी छाती फूल गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसका खून तेजी से दौड़ने लगा, मानो उसका ची ब्लड प्रज्वलित होने वाला हो। उसकी पहले से ही विशाल मांसपेशियां एक बार फिर फूल गईं और अजगर जैसी मोटी भयंकर नसें मानो जीवंत हो उठी। उसने अपने प्रशिक्षण वस्त्र फाड़ दिए और दानव पर्वत के समान विशाल शरीर को प्रकट किया, साथ ही धातु की तरह चमकती एक पतली नीली परत भी दिखाई दी। मंच के चारों ओर वेल के गीत गूंज रहे थे। हवा में पुरुष हार्मोन की गंध फैली हुई थी। मारना। वांग होंगडाओ की आंखें लाल हो उठी। वो जमीन से उछला और लू चेंझोउ की ओर उड़ते हुए अपना घुटना आसमान की ओर उठाया, मानो समुद्र से कोई हिमखंड फूट पड़ा हो और सब कुछ उलट पुलट कर दे। उसी समय उसकी भुजाएं चिमटे की तरह नीचे आई, मानो लू चेंझोउ को जकड़ने की कोशिश कर रही हो।
लू चेंझोऊ 3 कदम पीछे हटा, घुटने के वार से बचा और तेजी से नीचे झुक गया, अपने हाथों के सहारे चिमटे के हमले से खुद को बचाया। जैसे ही वांग होंगदाओ नीचे उतरा, लू चेंझोऊ ने अपना शरीर घुमाया और अपने दाहिने पैर से बाघ की पूंछ की तरह वार करते हुए उसकी पिंडली पर प्रहार किया। टकराना, धीमी टक्कर की आवाज और डार्क फोर्स की तीखी आवाज एक साथ गूंज उठी। लू चेंझोऊ का दाहिना पैर सुन्न पड़ गया, मानो वह किसी विशाल पेड़ से टकरा गया हो। वहीं वांग होंगदाओ का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। लू चेंझोऊ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों पैर जमीन पर जमाए और कांपते पैर की मुद्रा अपनाई, जिसमें उसने अपने पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक काली शक्ति का संचार किया। वह आगे झुका और साथ ही मुट्ठियां हवा में लहराने लगा। टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक, टाइगर गॉड डेमन क्लियरिंग स्काई स्ट्राइक। इसी दांव ने बाजी फिस्ट के लिन जेरोव को हरा दिया था। वांग होंगदाओ ने बचने में समय बर्बाद नहीं किया और आत्मविश्वास से लू चेंझोऊ के पूरे बल प्रयोग का सामना किया। दोनों मुट्ठियां उसकी पसलियों पर लगी और भयानक बल का विस्फोट हुआ। वांग होंगदाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उन्होंने मौका पाकर लू चेंझोऊ की दाहिनी कलाई पकड़ ली। पकड़ लिया, तुम हार गए। वह पहले से ही प्लेटफॉर्म के किनारे पर था। गति का लाभ उठाते हुए वांग होंगदाओ ने लू चेंझोऊ को खींचकर बाहर की ओर झुला दिया। लू चेंझोऊ के पानी में गिरने से ठीक पहले उसका दाहिना पैर वांग होंगदाओ की गर्दन में जकड़ गया, मानो उसे अपने साथ नीचे खींच रहा हो। वांग होंगदाओ का शरीर कांप उठा, मानो समुद्र में हलचल मच गई हो। एक पैर पानी की सतह पर था, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर था और वह आगे की ओर झुक गया। लू चेंझोऊ का दूसरा पैर पानी से टकराया, उसका शरीर वापस लौट आया, मानो गरज के साथ सांस छोड़ रहा हो। गर्जन। उसी समय लू चेंझोऊ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह वांग होंगदाओ के बिल्कुल करीब आ गया। लू चेंझोऊ की आंखों में देखते हुए वांग होंगदाओ एक पल के लिए जम गया, मानो मेडुसा ने उसे पत्थर बना दिया हो। उसका दिमाग चकरा गया, मानो उसने एक विशाल बाघ को बादलों को चीरते हुए, तूफानी हवा लेकर कांगहाई नदी पर उतरते हुए और जोरदार दहाड़ लगाते हुए देखा हो। बाघ की पीठ पर एक ऐसी आकृति थी जिससे पवित्र और राजसी आभा निकल रही थी। सुनहरी रोशनी से जगमगाते हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे और क्रोधित आंखें नीचे घूर रही थीं। वज्र क्रोधित आंखों से भयंकर बाघ दहाड़ा। क्रोध और दुष्ट ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थीं और आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। इतने लंबे समय तक संयम बरतने के बाद लू चेंझोऊ ने आखिरकार अपने 3 तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। बाघ की दहाड़, बाघ की दुष्टता और वज्र की क्रोधित आंखें। ये पत्ते शाखा विद्यालय के सर्वोपरि व्यक्ति के लिए तैयार थे। कोई और योग्य नहीं था। अदृश्य ची आकृतियों ने रूह कंपा दी। अगर कोई 9वें या 10वें रैंक का योद्धा होता तो लू चेंझोऊ उसे पलक झपकते ही मार डालता। लेकिन वांग होंगदाओ शक्तिशाली था और उसने लगभग तुरंत ही होश संभाल लिया। फिर भी लू चेंझोऊ ने सफलतापूर्वक उसकी गर्दन को अपने पैरों से जकड़ लिया था। कमर से ऊपर की ओर धकेलते हुए एक भयंकर बाघ की तरह पेड़ पर चढ़ गया। उसका सिर वांग होंगदाओ के ऊपरी शरीर पर लटका हुआ था। मुझसे दूर हटो, वांग होंगदाओ ने आदेश दिया। उसका विशाल हाथ लू की कमर को जकड़े हुए था। भयानक वेल रूप वाली काली शक्ति ने तुरंत ही सुनहरी परत को कुचलकर उसका आकार बिगाड़ दिया और उसे इस तरह बिखेर दिया मानो लू चेंझोऊ को 2 टुकड़ों में तोड़ देगी। असहनीय दर्द के बीच लू चेंझोऊ की बाहों की नसें फूल गईं क्योंकि उसने अपने शरीर को कस लिया और अपनी सारी काली शक्ति को अपनी कोहनियों में केंद्रित कर लिया और उन्हें तिरछे नीचे की ओर वांग होंगदाओ की वेल जैसी पीठ पर दे मारा, जिससे काली शक्ति बिजली की तरह कड़क उठी। दरार। वांग होंगदाओ अपने शरीर को संभालने में देर कर चुका था और उसे एक घातक प्रहार लगा। उसका शरीर पूरी तरह से नीचे गिर गया, लेकिन उसने लू चेंझोऊ को कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में वह लू चेंझोऊ को पकड़े हुए पानी में गिर गया, जिसने अपने पैर फैलाए और वांग होंगदाओ की पीठ से फिसल गया। उसने अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के किनारे को पकड़ लिया। उसके पैर वांग होंगदाओ के पैरों के बाद जमीन पर लगे। अगर वांग होंगदाओ ने उसे नीचे न खींचा होता तो अपनी शारीरिक शक्ति से वह पानी के अंदर से ऊपर उठकर खड़ा हो सकता था और प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकता था। वांग होंगदाओ पानी थूकते हुए बाहर निकला। बड़ी स्क्रीन पर मैच का रिप्ले देखते हुए उसका चेहरा उतर चुका था। लू चेंझोऊ की आखिरी चाल देखकर उसे सदमा, गुस्सा और बेबसी का मिलाजुला एहसास हुआ। धिक्कार है, क्या ऐसा भी हो सकता है? वांग होंगदाओ का मन आमतौर पर दृढ़ रहता था, लेकिन इस बार वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसने सोचा था कि चूंकि वह ऊपर था और लू चेंझोऊ उसके नीचे लटकी हुई थी, इसलिए सबसे पहले लू चेंझोऊ पानी में गिरेगी। लेकिन अंत में बच्चे ने अपने पैरों से प्लेटफॉर्म को मुश्किल से ही छुआ था।
मैच से पहले के नियमों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि लू चेंजोऊ जीत गए हैं। अविश्वसनीय। झील के किनारे फांगशान के लोग इस नाटकीय दृश्य को देखते रहे, वे अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। ये प्रतियोगिता असल में किसने जीती? ये चेंजोऊ होना चाहिए, है ना? रिप्ले देखने पर पता चला कि प्लेटफॉर्म से आखिरी बार उसका ही पैर उठा था। क्या मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में आमतौर पर इसी तरह फैसला नहीं होता? न्यायाधीशों के फैसले का इंतजार करो, लेकिन जीत चेंजोऊ की ही होनी चाहिए। भले ही वह हार जाए। 9वें रैंक के चेंजोऊ का शाखा स्कूल के शीर्ष खिलाड़ी वांग होंगदाओ के साथ इतने उच्च स्तर पर मुकाबला करना ही उसे स्कूल में एक किंवदंती बनाने के लिए काफी है। और वांग होंगदाओ कोई साधारण 10वें रैंक का खिलाड़ी नहीं है। दूसरी ओर जी शुवानटोव के होंठ एक लंबी आंख के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। शुद्ध शारीरिक शक्ति के मामले में चेंजोऊ निश्चित रूप से वांग होंगदाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं का फैसला कई कारकों से होता है। जब तक आप नियमों के दायरे में रहकर जीतते हैं, वह जीत ही है। उस लड़के के आखिरी कुछ जवाब वाकई शानदार थे। क्विंटियन कैंग ने कहा, वांग होंगदाओ लापरवाह था, शायद उसे डर था कि लड़ाई को लंबा खींचने से तंत्र के शुरू होने पर वह नुकसान में पड़ जाएगा। इसलिए उसने जोखिम भरा कदम उठाया, एक के बदले एक चोट सहने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इस मौके का फायदा उठाकर वह लू चेंजोऊ को पानी में गिरा देगा। लेकिन उसने लू चेंजोऊ की प्रतिक्रिया की गति को कम आंका। विलो के पेड़ के नीचे ली गुई और उनके शिष्य हॉन फू मौन होकर हंसे। हॉन फू ने आह भरी, मुझे लू चेंजोऊ से इस तरह की जीत की उम्मीद नहीं थी। ली गुई ने कहा, वास्तविक युद्ध में भी यही बात लागू होती है। जब आप दुश्मन को सीधे मुकाबले में नहीं हरा सकते तो आपको कुछ चतुर तरीकों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर बात दुश्मन को मारने की है तो सभी तरीके जायज हैं। लान तियान ने वांग होंगदाओ को अपनी ओर आते हुए देखा। एक प्रतियोगिता सब कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मैच से पहले किया गया उनका विश्लेषण बिल्कुल भी गलत नहीं था। पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन उन्हें भी इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वांग होंगदाओ ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, दरअसल यह मेरी ही गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। अगर मैं स्थिर और दृढ़ रहता, अपनी पूरी ताकत से मंच के केंद्र को थामे रहता, तो मैं निश्चित रूप से जीत जाता। सी ओवरटर्निंग फिस्ट को सिद्ध करने के बाद मुझे जो ची ब्लड बूस्ट मिला, उसने किसी तरह मेरी मानसिकता को बढ़ा दिया। लान तियान ने कहा, बिल्कुल सही, इसे एक सबक के रूप में लें। वांग होंगदाओ को चिंतन करना पसंद था, और फिर भी ऐसा लगता है कि वह हर मुकाबले में गलत अनुमान लगा लेता था। वह इस छात्र को बहुत अच्छी तरह जानता था। कोई भी एकदम सही नहीं होता। अंततः जजों ने घोषणा की कि ड्रैगन सिटी मार्शल टूर्नामेंट के विजेता को ताज पहनाया जा चुका है। वह थे लू चेंजोऊ। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में नियमों के दायरे में रहते हुए चाहे आप किसी भी तरह से जीतें, जीत तो जीत ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। सभी को ये स्पष्ट था कि लू चेंजोऊ की शारीरिक शक्ति वांग होंगदाओ जितनी अच्छी नहीं थी और वह 10 में से 7 मुकाबले हार सकता था, लेकिन इस बार वह जीत गया। इसके अलावा लू चेंजोऊ पद के मामले में भी नुकसान में थी। वांग होंगदाओ को अपने साथ पानी में धकेलना वाकई प्रभावशाली था। ग्रैंडमास्टर वू ने मैच का परिणाम देखा और वे भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। असीम धन दौलत हासिल करें, साइन अप ने क्रिप्टो जगत में तहलका मचा दिया। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? हेवन लिस्ट ग्रैंडमास्टर के दृष्टिकोण से लू चेंजोऊ के जीतने की संभावना हारने की अधिक थी। उन्होंने ये भी सोचा था कि लू चेंजोऊ के जीतने का मौका तंत्र को सक्रिय करने के बाद ही आएगा, जिसमें वह टाइगर शेडो मिस्टीरियस स्टेप्स मूवमेंट तकनीक का उपयोग करके मामूली अंतर से जीत हासिल करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं का यही आनंद था। ग्रैंडमास्टर वू ने लू चेंजोऊ की निर्णायक अंतिम चाल को याद किया। उसने धीरे से कहा, इस युवक की चीपों पर पकड़ कुछ मार्शल आर्टिस्टों से भी बेहतर है। रैंकिंग मैच जारी रहे। वांग होंगदाओ ने ओल्ड तियान को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। ओल्ड तियान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। झो शिनकोन छठे स्थान पर, लेपर्ड वुमन 8वें स्थान पर और याओ चेंग 10वें स्थान पर रहीं। शीर्ष 10 में से 6 छात्र प्रतिभाशाली वर्ग के थे। केवल चेन शियाओयुन और शियाओ हे ही सफल नहीं हो पाए। चेन शियाओयुन की कमजोरी ये थी कि वह कोड़े मारने की तकनीक में बेहतर थी, उसके मुक्के और हथौड़े उतने उत्कृष्ट नहीं थे। शियाओ हे बहुत छोटा था, उसकी साधना शक्ति बहुत कमजोर थी। 4 सीज मार्शल टूर्नामेंट का समापन हो गया। ग्रैंडमास्टर वू ने कहा,
मुझे उम्मीद है कि हर कोई किसी प्रतियोगिता में मिली क्षणिक जीत के कारण आत्मसंतुष्ट नहीं होगा। मार्शल आर्ट का मार्ग लंबा और कठिन है, और जो इससे सबसे लंबे और सबसे दूर तक तय कर सकता है, वही सच्चे विजेता है। विजेता के रूप में लू चेंझोउ पोडियम पर खड़ी थी। उसने ग्रैंडमास्टर के हाथ से ट्रॉफी ली, उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया, और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बाघ देवता आकाश में उड़ गया। 9 स्वर्गों से होते हुए उसकी दहाड़ चारों समुद्रों में गूंज उठी। मेजबान ने कहा, लू, कृपया अपनी उपलब्धि के बारे में कुछ शब्द साझा करें। लू चेंझोउ ने कहा, स्कूल, मेरे गुरु और सभी शिक्षकों को धन्यवाद, और साथ ही उन विरोधियों को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे रोमांचक मुकाबले दिए। अगले सुपर हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में मिलते हैं। आखिरकार वह एक युवक ही तो था। शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की शाखा में चैंपियनशिप जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ना स्वाभाविक था। इस जीत का गौरव 100 अकादमियों के आदान प्रदान सम्मेलन या जियांगनान युवा प्रतिभा प्रतियोगिता से कहीं अधिक था। बेशक वह इस वजह से आत्मसंतुष्ट नहीं होगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसे कठोर प्रशिक्षण और कौशल से लैस प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करने में भरपूर आनंद मिलता था। मेजबान ने विषय को वांग होंगदाओ को सौंप दिया। छात्र वांग, क्या आपको कुछ कहना है? वांग होंगदाओ ने अपने बगल में बैठे लू चेंझोउ की ओर देखा और कहा, बधाई हो चेंझोउ। इतने सारे शिक्षकों और छात्रों के सामने उन्हें उदारता दिखानी पड़ी। जब लू चेंझोउ 10वें रैंक पर पहुंच गया तो उसने लू चेंझोउ के साथ एक और युद्ध करने का निश्चय कर लिया। वह जानता था कि उस समय तक उसकी हार की संभावना सबसे अधिक होगी, लेकिन वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद वांग होंगदाओ और लू चेंझोउ ने एक दूसरे पर नजर डाली। अगली बार हम फिर लड़ेंगे। जरूर। दोनों लंबे लंबे कदमों से चले गए। उनका व्यवहार असाधारण था। ये स्पष्ट था कि दोनों अभी भी और अधिक पाने के लिए उत्सुक थे। ओल्ड तियान ने लू चेंझोउ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। इस तरह से जीत हासिल की। चेन शियाओयुन और लेपर्ड वुमन के चेहरे पर भी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो सभी को यह अकल्पनीय लग रहा था कि लू चेंझोउ जीत सकता है। लू चेंझोउ ने ईमानदारी से स्वीकार किया, इस जीत में किस्मत का भी हाथ था। झोउ जिनकोंग ने कहा, किस्मत ताकत का एक हिस्सा है। दरअसल उन्हें लगा कि लू चेंझोउ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर वांग होंगदाओ का सामना उन्हें करना होता तो वे निश्चित रूप से घबरा जाते। ऐसी परिस्थितियों में वह शायद 100 चालें चलने से पहले ही हार जाता। बहरहाल ये बात सराहनीय थी कि लू चेंझोउ वांग होंगदाओ पर जीत का रुख पलटने में कामयाब रहे। प्रतिभाशाली सहपाठियों से शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद लू चेंझोउ फांगशान के अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए भोजन करने चला गया। उन्होंने इतने लंबे समय तक उसका साथ दिया था, इसलिए उसे उनका उचित सम्मान करना ही था। शिक्षक हॉन्ग फू खुशी खुशी विद्यालय लौट आया और यूझेन के सामने लू चेंझोउ की प्रशंसा करने के लिए तैयार था। मास्टर बेहद खुश होकर मार्शल आर्ट्स अकादमी लौट आए और कुछ ड्रिंक्स के साथ जश्न मनाने के लिए किसी को ढूंढ लिया। इस दिन प्रथम हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। पसंदीदा खिलाड़ी वांग होंगदाओ पर लू चेंझोउ की जीत लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। अगले दिन जागने और आयरन क्रॉच स्किल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लू चेंझोउ ने अपना फोन चेक किया। आपकी हिडन ड्रैगन लिस्ट के अंक 2000 बढ़ गए हैं। आपकी रैंकिंग बढ़कर 483 हो गई है। आपको प्रशासनिक कार्यालय से 300 उत्कृष्ट योग्यता अंक प्राप्त हुए हैं। आपका वर्तमान शेष 460 है। हे, आखिरकार मैंने वांग होंगदाओ को पीछे छोड़ दिया। अब मैं शाखा में नंबर 1 हूँ। लू चेंझोउ ने पीछे मुड़कर उन परिचित चेहरों को देखा और काफी संतुष्ट महसूस किया। अगला निशाना मुख्य परिसर के प्रतिभाशाली छात्र हैं। उसने आगे की ओर नजर डाली। पब फ्यूचर 476 ली फू। ये व्यक्ति, जिस पर मार्शल बोन दाओ एम्ब्रियो होने का संदेह था, मुख्य परिसर में एक जाना पहचाना चेहरा था और लू चेंझोउ का सबसे करीबी मार्शल आर्ट प्रतिभावान व्यक्ति था, इसलिए वह अक्सर दूसरे पर जासूसी करता था। बेशक वह और ली फू एक दूसरे के लिए अजनबी थे। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग शायद उसके जैसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति पर ध्यान भी नहीं देंगे। उसने हजारों अंक और हासिल कर लिए हैं। उसने जरूर कोई और बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी। जैसे जैसे उसकी सेहत में सुधार हो रहा था, वैसे वैसे दूसरों की सेहत में भी सुधार हो रहा था। मेरी उम्र के अधिकांश मार्शल आर्ट प्रतिभावान शायद अपनी पहली बाधा को पार कर चुके हैं। बहन फेयान ने कहा कि मुझसे छोटा ली फू भी चरम सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
लू चेंझो भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। ये प्रतिभाशाली बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं। उनसे आगे निकलना बेहद रोमांचक होगा। कई दिनों बाद ड्रैगन सिटी में ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में जिन शाखाओं में केवल एक ही प्रतिभा वर्ग है, उनकी तुलना में मुख्य परिसर में 10 प्रतिभा वर्ग हैं, जो ड्रैगन आरोहण वर्ग 1 से 10 के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 10 छात्र हैं। कुल मिलाकर 100 से अधिक लोग हैं। सभी की आयु 35 वर्ष से कम थी और वे प्रतिभा वर्ग में बने रह सकते थे। 35 वर्ष से अधिक आयु वालों को स्नातक होना अनिवार्य था। उस समय प्रतिभाशाली छात्र या तो स्वयं ही प्रशिक्षण प्राप्त करते थे या सच्चे उत्तराधिकारी बनने का विकल्प चुनते थे या किसी ग्रैंड मास्टर के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। स्कूल का हस्तक्षेप बंद हो गया था। 10 प्रतिभा वर्गों में से 9वां वर्ग टेंगलोग 9 प्रसिद्ध था। इस कक्षा के 10 से अधिक छात्रों में से 9 ने पिछले वर्षों में ड्रैगन सिटी के शीर्ष 10 का खिताब हासिल किया था। छात्रों के बीच यह अफवाह थी कि कक्षा 9 के कई छात्र मार्शल बोन दाववादी थे। बेशक प्रतिभा रेटिंग एक बहुत ही निजी मामला है। स्वयं उस विलक्षण प्रतिभा के अलावा केवल विद्यालय के उच्च प्रबंधन और शिक्षकों को ही इसके बारे में पूरी जानकारी थी। अन्यथा इसका खुलासा होने पर उन्हें अंधेरी और बुरी शक्तियों का निशाना बनाया जा सकता था। कक्षा 9 के कक्षागृह में पब फ्यूचर विज्ञापन। एक आकर्षक युवक खिड़की से बाहर देख रहा था, विचारों में डूबा हुआ। ये ली फू था, 16 वर्ष का 10वां रैंक का छात्र, जिसे पिछले साल ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में खोजा गया था और ड्रैगन असेंडिंग की कक्षा 9 में स्थानांतरित कर दिया गया था। डिंग डिंग डिंग, कक्षा की घंटी बजी। एक दुबली पतली खूबसूरत लेकिन प्रभावशाली लड़की अंदर आई। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसमें एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा थी। ली फू को ख्यालों में खोए देखकर लड़की ने मजाक में कहा, छोटी ली, सुपर हिडन ड्रैगन प्रतियोगिता में बस कुछ ही महीने बचे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन सिटी के शीर्ष 10 में से एक का खिताब हासिल कर सकती हो? अब हमारी कक्षा में सिर्फ तुम्हारी कमी है। ली फू लड़कियों से बात करने में अच्छा नहीं था और शर्माते हुए उसने कहा, कक्षा अध्यक्ष, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये पद हासिल करना तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरह पहला स्थान प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। उस लड़की का नाम फोंगजू था। वह 17 साल की थी और ली फू की क्लास प्रेसिडेंट थी। उनकी योग्यता मध्यवर्ती स्तर की मूल अस्थि विद्या थी और कहा जाता था कि बीमारी से उबरने के बाद फोंगजू को अचानक 100 पक्षियों के गीत समझने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। प्राचीन काल में उन्हें स्वर्गीय भाग्य की रहस्यमयी लड़की माना जाता था, जो महान भाग्य और सौभाग्य वाली थी, और बाद में ड्रैगन सिटी ने उनकी मार्शल अस्थि विद्या की क्षमता को देखते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। ये वास्तव में क्या था, ली फू को नहीं पता था, लेकिन उसके बाद से फोंगजू की साधना में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उसने 13 वर्ष की आयु में साधना शुरू की, 16 वर्ष की आयु में प्रथम बंधन को पार किया और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गई। 3 साल में वह शुरुआती साधक से मार्शल आर्टिस्ट बन गई। यही है मार्शल बोन की शक्ति। ली फू में आत्मविश्वास की कुछ कमी देखकर फोंगजू ने, जो इन सब से गुजर चुकी थी, सलाह दी। ड्रैगन सिटी के मुख्य डिवीजन से अगले साल के टॉप 10 के संभावित खिलाड़ियों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, लेकिन क्या आपने शाखाओं के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अध्ययन किया है? पहले शाखाओं में कुछ खास प्रतिभा नहीं दिखती थी, लेकिन इस साल सू सिटी शाखा की स्थापना के बाद कई प्रभावशाली खिलाड़ी सामने आए हैं। खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो तो तुम कभी खतरे में नहीं रहोगे। तुम्हें अभी से उनके खिलाफ विशेष रूप से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। ली फू ने कहा, मुझे शाखाओं के विरोधियों की एक मोटी समझ है। चांगपिंग से गुओबाई, झोग्युआन से ली लुओजुन, स्टोन सिटी से झाओ तियानडेन, किंगगांग से डिंग जिनकियू और सू सिटी शाखा से भी वांग होंगदाओ, तियान जिंगजियान और लू चेंझो। उन्होंने ली फू के लिए विश्लेषण किया। गुओबाई, ली लुओजुन और झाओ तियानडेन ने पिछले साल ड्रैगन सिटी के शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा की थी और 1 साल बाद उनका क्यूई ब्लड शायद 7 से ऊपर हो गया है। डिंग जिनकियू का उदय इसी वर्ष हुआ है। माना जाता है कि वह मार्शल बोन दाओइस्ट है। मैंने किंगगांग शाखा के एक मित्र से उसके बारे में आपके लिए जानकारी जुटाने को कहा है। वांग होंगदाओ मुख्य मंडल का एक अनुभवी योद्धा हुआ करता था, जो दुर्लभ वेल फॉर्म का अभ्यास करता था। मेरे ब्रेकथ्रू से पहले मेरा उससे एक मुकाबला हुआ था और वह काफी शक्तिशाली था और अब उसका ची ब्लड भी 7 से ऊपर होना चाहिए। तियान शिंगजियान के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। आखिरी वाला, लू चेंझो, हाल ही में सू शहर में काफी मशहूर हो गया है। उसने जियांगनान प्रतिभा प्रतियोगिता जीती है और वह आंतरिक और बाहरी साधना दोनों में निपुण है।
अगर वह प्रतियोगिता से पहले 10वें रैंक तक पहुंच जाता है तो वह वाकई एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन अभी तो वह इससे बहुत दूर है ना? ली फू ने मन ही मन सोचा। ऐसा लगता है कि कक्षा अध्यक्ष आजकल सू सिटी हिडन ड्रैगन प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रख पा रहा है। कल जब उसने हिडन ड्रैगन रैंकिंग की जांच की तो उसने देखा कि लू चेंजो अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया, यहाँ तक कि वांग होंगदाओ से भी आगे। इसलिए उसने उसके बारे में पूछताछ करने के लिए विशेष प्रयास किया। उसने कहा, कक्षा अध्यक्ष लू चेंजो ने हाल ही में वांग होंगदाओ को हराया है। फोंग जू के चेहरे के भाव बदल गए। वांग होंगदाओ को हराने में सक्षम होने के कारण वह निश्चित रूप से 10वें रैंक के करीब होगा। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हर साल जून में आयोजित की जाती है। उसके लिए 10वें रैंक तक पहुंचना वास्तव में संभव है। 10वें रैंक को प्राप्त करने के लिए आंतरिक और बाहरी साधना का संतुलन आवश्यक है। इसलिए ली फू का कुछ हद तक निराशावादी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस साल की ड्रैगन सिटी टॉप 10 प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने वाली है। केवल संबद्ध स्कूलों में ही इतने सारे संभावित उम्मीदवार हैं, मुख्य स्कूल को शामिल करें तो और भी अधिक हैं। मार्शल बोन दाओ के एक अश्वेत शिष्य के रूप में ली फू निश्चित रूप से ड्रैगन सिटी का नंबर 1 होने की प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। अब ऐसा लगता है कि उनकी संभावनाएं पूरी तरह स्थिर नहीं हैं। कई दिनों बाद 20 नवंबर सुबह तड़के शीहू विला के अंदर लू चेंजो ने अपने पेट के निचले हिस्से में एक सूखी गर्मी महसूस की क्योंकि सार का प्रवाह उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो रहा था। उसका चेहरा असामान्य रूप से गुलाबी था। उसने मार्शल आर्ट कक्ष में टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक फिस्ट का अभ्यास किया, साथ ही टाइगर शेडो मिस्टीरियस स्टेप्स का भी लगातार 6 बार अभ्यास किया और फिर रुक गया। आयरन क्रॉच स्किल महारत 100%, छोटी सफलता 1%। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल 19वां एक्यू पॉइंट खोला गया। उफ, शुष्क गर्मी कम हो गई और उसकी ऊर्जा सामान्य हो गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद लू चेंजो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आयरन क्रॉच स्किल में मिली इस छोटी सी सफलता ने मेरी ऊर्जा और सहन शक्ति को और भी अधिक प्रबल बना दिया। एक पुरुष होने के नाते व्यक्ति को आयरन क्रॉच स्किल का अभ्यास करना चाहिए। लू चेंजो दौड़कर क्यूई रक्त मापन कक्ष में गई और फिर उत्तेजित होकर लौट आए। आयरन क्रॉच स्किल में सफलता और 19वें यमन एक्यू पॉइंट के खुलने से मेरे ची ब्लड वैल्यू में सीधे तौर पर 6 से अधिक की वृद्धि हुई, जो 10वें रैंक के मानक से केवल 0.19 कम है। आयरन क्रॉच स्किल से ची ब्लड में हुई यह वृद्धि मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है। इसलिए एक बार जब मेरा टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक फिस्ट ग्रेड सक्सेस प्राप्त कर लेगा तो मेरा ची ब्लड 7 से अधिक हो जाएगा, जो एक अनुभवी 10वें रैंक के विशेषज्ञ के बराबर होगा। इस वृद्धि दर के साथ एक बार जब फिस्ट टेक्निक पूर्णता प्राप्त कर लेगी तो मेरा ची ब्लड वैल्यू सीधे 8 तक पहुंच जाएगा। ये सीमा से परे की ऊपरी सीमा है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर भी ची रक्त का मान केवल 8 तक ही बढ़ सकता है, मानो मानव शरीर की एक निश्चित सीमा ही हो। इन सीमाओं को तोड़कर और शरीर का विस्तार करके ही ची रक्त को और अधिक संचित और उन्नत किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में कुछ दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने थे जो सीमाओं को तोड़े बिना ची रक्त की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन आजकल ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलती। यदि वे मौजूद भी हैं तो वे शून्य लोक में ही होंगे, अमूल्य होंगे और लू चेंजो के लिए उनका कोई महत्व नहीं होगा। एक कहावत है कि ची रक्त की ऊपरी सीमा जितनी अधिक होगी, सीमाओं को तोड़ना उतना ही आसान होगा। इस संबंध में लू चेंजो के मन में कोई विचार नहीं थे। उसके पास मार्शल आर्ट ट्री था, उसे बस लगातार दिव्य बीज एकत्रित करने, अपनी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता थी और सीमाओं को पार करने की सफलता दर कम नहीं होती। बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल मुक्केबाजी का अभ्यास ही पर्याप्त था। उसने अपने हाथ पर स्थित यमन एक्यू पॉइंट के स्थान को देखा। इस एक्यू पॉइंट को खोलने के बाद व्यक्ति हवा में मौजूद नमी को महसूस कर सकता है और शरीर को पोषण देने और पानी की भरपाई करने के लिए असीमित मात्रा में पानी अवशोषित कर सकता है। मेरे गुरु ने कहा कि अब जब तक मैं जोरदार गतिविधि के कारण पानी नहीं खोता, तब तक मुझे बिना पानी पिए 3 दिन और 3 रातें प्यास नहीं लगेगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने अपनी आंखें बंद की, शरीर में हवा भरी, अपना ध्यान ची रेखाओं की उपस्थिति को महसूस करने पर केंद्रित किया, ची के साथ गति की, जो उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी। ये होंग फू संप्रदाय से प्राप्त ध्यान विधि है, जो बाघ आत्मा दिव्य प्रहार मुट्ठी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह मार्शल आर्ट साधना की एक ऐसी तकनीक है जो अभ्यासकर्ताओं को अपने शरीर की आंतरिक स्थितियों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम बनाती है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, अनुभूति उतनी ही स्पष्ट होगी।
अब 10वें रैंक के करीब पहुंचकर वह अपने शरीर में कुछ सूक्ष्म बदलाव महसूस कर सकता था। यदि वह मार्शल आर्टिस्ट बन जाता तो ध्यान विधि महत्वपूर्ण आंतरिक दृष्टि कौशल में विकसित हो जाती, जिससे तथाकथित मार्शल आर्ट्स आंतरिक अवलोकन क्षमता का जन्म होता। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता इसका उपयोग करके आंतरिक चोटों और शक्ति संबंधी स्थितियों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, न कि केवल अस्पष्ट शारीरिक संवेदनाओं पर निर्भर रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे मार्शल आर्ट के आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी का भी अवलोकन कर सकते हैं। लू चेंझोऊ की सतही अनुभूति में वास्तव में सफेद धुंधली नमी की हल्की फुहारें उसके शरीर में रोम छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर रही थीं, जिससे उसे अपनी बड़ी बहन द्वारा उल्लिखित सहज श्वास विधि की याद आ गई। यमन के एक्यूपॉइंट की क्षमता भी इसी प्रकार की थी। दिलचस्प बात है, शरीर स्पंज की तरह होता है। लू चेंझोऊ ने अपने आंतरिक चिंतन को समाप्त किया और आराम से सांस छोड़ी। खट 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 दरवाजे पर दस्तक हुई और लू चेंझोऊ दरवाजा खोलने गई। स्कूल की एक महिला कर्मचारी ने कहा, यह प्रथम हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के विजेता का उपहार पैकेज है, कृपया इसे देखें। आपकी दोहरी साधना प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने आपके लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है। लू चेंझोऊ मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने उपहार का डिब्बा लिया और उसे खोलकर देखा। ब्राइट गॉड पोशन के 10 बॉक्स, पर्पल जेड ऑइंटमेंट के 10 बॉक्स और नरिशिंग ऑर्गन मेडिसिन के 10 बॉक्स। बस इतना ही था और वे दवाएं काफी महंगी थीं। कुल मूल्य 1.9 मिलियन था। लू चेंझोऊ ने दवाएं रख दी और तरोताजा महसूस किया। मुफ्त में फायदा उठाना बहुत अच्छा लगता है। अगले 2 महीनों तक मैं क्यूई एनहेंस नंबर 2 पर थोड़ा थोड़ा खर्च करूंगा और पैसे बचाना जारी रखूंगा। मैं उन सभी पैसों का इस्तेमाल चेन जीयू की कक्षाओं में करूंगा। हेवनली पाइल क्लास के दौरान लू चेंझोऊ वुजुन से 20वें एक्यू पॉइंट की पाइल स्किल सीख रही थी। इस एक्यू पॉइंट को कियांगू कहा जाता था। यह एक्यू पॉइंट यमन एक्यू पॉइंट द्वारा अवशोषित नमी को शरीर में तरल रूप में पहुंचा सकता है, जिससे दुनिया की प्राकृतिक नमी को अवशोषित करने का प्रभाव और बढ़ जाता है, और यह शरीर के क्यूई रक्त को थोड़ा परिष्कृत भी कर सकता है, जिससे इसकी गुणवत्ता में और सुधार होता है। अपनी सीमाओं को तोड़ने के बाद ये शक्ति को भी परिष्कृत कर सकता है। आगे चलकर शक्ति सच्ची ची में परिवर्तित हो जाती है, सच्ची ची सच्ची गैंग में परिवर्तित हो जाती है। मार्शल आर्ट में अलौकिक ऊर्जा के किसी भी परिष्करण और उन्नति के लिए इस एक्यू पॉइंट का प्रभाव आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि क्यूई रक्त मापन उपकरणों के वर्तमान तकनीकी साधन केवल क्यूई रक्त की मात्रा की गणना कर सकते हैं, न कि इसकी गुणवत्ता की। इसलिए एक बार कियांगू एक्यू पॉइंट खुल जाने पर मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता के ची रक्त की गुणवत्ता धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। अतः ची रक्त में प्रत्येक एक अंक की वृद्धि पहले से कहीं अधिक अंतर पैदा करती है। यही कारण है कि लू चेंझोऊ को पहले वांग होन को हराने का भरोसा नहीं था, जिसका ची रक्त 7 से ऊपर था, जो देखने में उससे केवल 1 अंक अधिक लगता था, लेकिन वास्तविक अंतर कहीं अधिक था। वह जीत गया, सचमुच किस्मत से। मार्शल आर्ट में जितनी अधिक प्रगति होती है, ची रक्त की गुणवत्ता में उतना ही अधिक अंतर आता जाता है। सीमाओं को तोड़ना गुणात्मक परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। इस प्रकार 10 अंक ची रक्त वाला एक मार्शल आर्टिस्ट 8 अंक ची रक्त वाले एक अंक धारक को पूरी तरह से कुचल सकता है। साथ ही उनकी अलौकिक विधियों को भी देखें तो 10वें रैंक के 10 अभ्यासी भी उन्हें हरा नहीं सकते।